डॉक्टर उपेंद्रनाथ त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू वाराणसी, डॉक्टर गौरव तिवारी, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, श्री श्याम नारायण चौधरी, कार्यक्रम अधिशासी दूरदर्शन लखनऊ, श्री डॉक्टर कुश चतुर्वेदी, प्रख्यात साहित्यकार इटावा, और अध्यक्षता हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर श्यामपाल सिंह कर रहे थे। उद्घाटन सत्र का संचालन मैंने किया। इस सत्र में जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटावा में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से आए प्रोफेसर उमापति दीक्षित ने कहा कि इटावा साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपार संभावनाओं की भूमि है। पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस उर्वर भूमि ने कई गणमान्य साहित्यिकों को जन्म दिया। देव से लेकर गोपाल दास नीरज तक ने साहित्य में अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पूर्व राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन जिलाधिकारी इटावा के कर कमरों से हुआ। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह संगोष्ठी बहुत रुचिकर विषय पर आधारित है। उन्होंने आशा जताई कि इस संगोष्ठी से इटावा की साहित्यिक सांस्कृतिक पहचान को उभारने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी के शोध पत्र इटावा को समझने की कुंजी बनेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर श्यामपाल सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय के बारे में, संगोष्ठी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी लोकल से ग्लोबल की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीयता को पहचान करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी इटावा को समझने का एक उपक्रम है। संगोष्ठी में विषय प्रवर्तन करते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कुश चतुर्वेदी ने कहा कि इटावा का नाम पौराणिक काल में ही अस्तित्व में इसलिए आया था कि यह स्थान यज्ञ की वेदी में प्रयुक्त होने वाली ईंटों के निर्माण के लिए जाना जाता था। डॉक्टर कुश चतुर्वेदी ने इटावा की स्थानीय विशिष्टताओं को उद्घाटित करते हुए बताया कि यह जमीन स्वाधीनता संग्राम की भूमि भी रही है। इटावा का कलेक्टर एओ ह्यूम यद्यपि सन 1857 की क्रांति में एक क्रूर प्रशासक के रूप में उभरा था, लेकिन वह विद्या और ज्ञान का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। उसने स्थानीय पंडितों के घर जाकर संस्कृत सिखाने के लिए अनुरोध किया था। इग्नू के वाराणसी केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि इटावा उत्तर भारत का वह जनपद है जिसे भारत सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के प्रमुख जनपद के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि इटावा उच्च शिक्षा के दूरस्थ केंद्र के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। उद्घाटन समारोह में संचालन करते हुए आयोजन सचिव डॉक्टर रमाकांत राय ने कहा कि यह संगोष्ठी इटावा के विभिन्न विषयों को छूने की कोशिश करेगी। उद्घाटन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर श्यामपाल सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत बुके देकर किया और अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ने आगंतुक विशिष्ट अतिथियों के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में छात्राओं ने महाकवि निराला द्वारा रचित सरस्वती वंदना की नृत्यात्मक प्रस्तुति की और स्वागत क्रम में भवानी प्रसाद मिश्र रचित गीत गाया। उद्घाटन समारोह का संचालन कार्यक्रम सचिव डॉक्टर रमाकांत राय ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अजय दुबे ने किया। संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र में इटावा के साहित्यिक परिदृश्य पर बात हुई। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से पधारे डॉक्टर गौरव तिवारी ने कहा कि इटावा समानांतर सत्ता का केंद्र प्राचीन काल से ही बना रहा है। मुगल सत्ता के समानांतर युगल सत्ता की स्थापना इस शहर के पार्श्व में ही हुई थी। इसी क्रम में उन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह के संस्कृत और हिंदी की पक्षधरता को उर्दू और हिंदी के द्वंद्व के तंत्र को ध्यान में रखकर की। इस सत्र में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के कार्यक्रम अधिशासी श्री श्याम नारायण चौधरी ने कहा कि इटावा की सांस्कृतिक विरासत उसे दुनिया में अनूठा जनपद बनाती है। उन्होंने कहा कि इटावा को जी कर जाना जा सकता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वह यहाँ की संस्कृति को जी कर देखें। राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर कानपुर देहात से आए डॉक्टर आशुतोष राय ने इटावा के प्रमुख कवि गंग के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने गंग के साहस को जनपद के आम जन का साहस बताया। प्रथम तकनीकी सत्र में डॉक्टर मंजू यादव और डॉक्टर अंकिता यादव ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और क्रमशः देव और नीरज के साहित्य पर प्रकाश डाला। प्रथम तकनीकी सत्र का संचालन डॉक्टर अमित कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर चंद्रप्रभा ने। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन अंग वस्त्रम और स्मृति
संगोष्ठी के द्वितीय सत्र के प्रमुख वक्ता डॉक्टर कमल कुमार ने चंबल संस्कृति के विविध पहलुओं की चर्चा करते हुए कहा कि यह क्षेत्र जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ मुगल मोहम्मद गोरी कालीन जुगलखोर की मजार है। यहाँ जूते मारकर मन्नत मांगने की प्रथा है। यहाँ विश्व का सबसे विकासशील गांव सैफई है, जिसका अलग सांस्कृतिक महत्व है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दिनेश पालीवाल ने कहा कि साहित्य और संस्कृति के दृष्टिकोण से इटावा अद्भुत जनपद है। यह जनपद बोलियों का जंक्शन है और इसका एक मोहल्ला कई शताब्दियों से पूरबिया बोली को सहेजे हुए है। सत्र का संचालन भगवान महावीर पीजी कॉलेज फाजिल नगर के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह ने किया। प्रथम दिन के बारे में बात करते हुए संगोष्ठी के आयोजन सचिव ने कहा कि इस संगोष्ठी के पहले दिन ही लगभग 30 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। संगोष्ठी में अब तक 49 शोध पत्र प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें महाविद्यालय के गृह विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर डॉली रानी ने संपादित किया है। इस स्मारिका का विमोचन भी जिलाधिकारी, प्राचार्य और विशिष्ट अतिथियों ने किया। संगोष्ठी के प्रथम दिन कर्म क्षेत्र महाविद्यालय इटावा के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह, चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय हेवरा के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और जनता कॉलेज बकेवर के प्राचार्य डॉक्टर राजेश किशोर त्रिपाठी, राजकीय महाविद्यालय कुरावली मैनपुरी के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार, विभिन्न महाविद्यालयों से प्राध्यापक डॉक्टर उदयवीर सिंह, डॉक्टर योगेश बाबू दीक्षित, डॉक्टर जगजीवन राम, डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर आनंद मोहन चौधरी, डॉक्टर आदित्य कुमार, श्री सुदामा लालपाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर चंद्रप्रभा, डॉक्टर अजय दुबे, डॉक्टर दुर्गेश लता, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर श्यामदेव यादव, डॉक्टर सपना वर्मा, डॉक्टर डॉली रानी, डॉक्टर श्वेता और सभी कार्यालय सहायक सहित बड़ी संख्या में सुधीजन उपस्थित रहे। ये रही आज के कार्यक्रम की रिपोर्ट। अब मैं इस कवि संख्या के औपचारिक शुरुआत के लिए अपने मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे शहर के सबसे वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक डॉक्टर कुश चतुर्वेदी को। कृपया मंच पर आए और संचालन का दायित्व भी बात करें। डॉक्टर कुश चतुर्वेदी, मैं श्रोताओं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या में हम लोगों के बीच शहर के नामचीन कवि डॉक्टर राजीव राज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह भी मंच पर आसीन होने का कष्ट करें। डॉक्टर राजीव राज। शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ख्यातिलब्ध कवि हमारे बीच में कवियों के सिरमौर यासीन अंसारी जी भी हैं। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब मैं यह मंच मैं यहाँ पधारे हुए सभी कवियों का, आप सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अजय दुबे से अनुरोध करता हूं कि वह डॉक्टर कुश चतुर्वेदी को बुके देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। तिवारी द्वितीय सत्र में संचालन का प्रभार धारण करने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह और हमारे साथी कॉलेज के प्राध्यापक हमारे साथ श्री अजय कुमार सर हैं, श्री शैलेश कुमार जी भी हम लोगों के बीच में हैं, श्रीमती अरुणा दुबे हमारे साथ हैं, श्रीमती रीमा राय हमारे साथ हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्यामपाल सिंह का विशेष आभार और धन्यवाद अभी ज्ञापित करता हूं और चंद्रप्रमा मैडम से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी बुके देकर सम्मानित करें। ठीक है।
कहते थे कि राजनीतिक दलों की सरकारों में अगर किसी नेता का नाम किसी नेता से छूट जाए तो पार्टी छोड़ के जा सकता है। मैं डॉक्टर रमाकांत राय को सुबह से देख रहा था कि नाम कोई ना छूट जाए, इस चिंता में उनका मामला गड़बड़ा जाता है। और ये स्थिति पूरी तरीके से राजनीति देश का जीवन दर्शन बन गया है। जैसा ये होता है, राजा की नीति से पूरा देश चलता है। और राजनीति इनका जीवन दर्शन इसलिए हो गया कि वास्तव में साहित्यिक सामाजिक कार्यक्रमों में भी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई देने लगी। वह कम से कम वो दो दिखाई देने लगे। किसी अगर प्राध्यापक का नाम छूट जाएगा तो शायद वो नाराज हो जाए। इसलिए मैं संवेद प्रणाम करके इस कवि सम्मेलन को आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ जो लोग बैठे हैं, कहा जाता है हाथी के पैर में सबका पैर होता है। श्यामपाल सिंह जी इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और मैं समझता हूँ प्राचार्य की पूजा कर लो तो पूरा विद्यालय की पूजा हो जाती है। तो मैं इनके नाम के साथ इसके कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ, क्योंकि समय हम लोगों को 7 बजे आरंभ करना था, लेकिन 3 सप्ताहों की आपकी थकान है, 2 सप्ताहों की हम लोगों की भी है। और कविता का जो माहौल है वो बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर बीरस के कवि भी हैं, भाई रोहित चौधरी, श्रृंगार के कवि हैं भाई राजीव राज, और गीत गजल के एक बहुत अच्छे रचनाकार भाई यासीन अंसारी साहब भी हैं। मेरी भूमिका कविता में केवल इतनी है कि मैं कवियों का आह्वान करता रहता हूँ, तो इसलिए अपना रस तो मैं आज तक नहीं पता कर पाया। इसलिए ये श्रृंगार और अंगार के 2 बड़े हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं। इटावा में कवि सम्मेलन कविता का बड़ा महत्व है। यहाँ अगर भीड़ में कोई मिट्टी फेंके तो किसी कवि के सिर पर लगेगी। सही बात यह है कि कविता करने की क्षमता इस धरती में हर व्यक्ति के पास है। लोगों की सहज बातचीत कवितामयी है। अगर वो सहज रूप से मनोविनोद में बात करेगा, कोई ना कोई कविता से जुड़ी हुई बात करेगा। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि 4 कवि हैं। हमें लगता है कि जितने लोग बैठे हैं इटावा में विचार कवि है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही कविता जुड़ी हुई है। वाणी वंदना के साथ आरंभ करना चाहिए कवि सम्मेलन को। और ये महिला महाविद्यालय, एक चूक हमसे भी हो गई, पता नहीं राय साहब से भी हो गई, कि महिला महाविद्यालय में कवि सम्मेलन का मंच हो, कोई महिला कवित्री न हो, तो ये बड़ा एक कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई। ये जब यहाँ आके जब हम लोग यहाँ खड़े हुए तो हमें लगा कि आधी दुनिया का जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो वहाँ बहुत कुछ नहीं होता। अरे घर परिवार भी नहीं चलते। ये सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि अगर आप देखें दीक्षित जी देखो बिल्कुल पूर्ण रूप से आए हैं या आधे नहीं आए, इसलिए इन्होंने इस कवि को पूरा किया। हमारे यहाँ तो यज्ञ की बेटी पे भी अकेले नहीं बैठा जाता, तो उसके लिए भी पारदानी की जरूरत होती है। और कवि सम्मेलन का मंच हो, महिला महाविद्यालय हो और वहाँ कोई महिला कवित्री न हो, तो ये बड़ी विविधता है। और मूर्ति बना लीजिए। अरे जहाँ इतनी महिला प्राध्यापक है, एक आध कविता करने वाली जरूर होगी। हमें उम्मीद है कि ये कवि सम्मेलन जब तक अंतिम सांस लेगा तब तक कोई ना कोई कवित्री ये 100% है। आप विश्वास मानिए, हमारा विश्वास है और विश्वास कभी झूठा नहीं होता। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी में कविता को जोड़ना ये वास्तव में हम सबके लिए बहुत, जैसे ये अच्छा तड़का लगा देना है किसी रसोई में। कविता सहज है, संगोष्ठी का विषय थोड़ा भारी होता है, दिन भर आदमी मानसिक उथल पुथल के बीच में रहता है और शाम होते होते उसे अगर कविता की संजीवनी मिल जाए तो अगले दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए ये डॉक्टर रमाकांत राय का यह सोच बहुत ठीक था कि 3 सप्ताहों की थकान को अगर उतारने की शक्ति किसी में है तो वो कविता में है। और वह इसलिए हम लोग कविता की माला लेकर आए हैं। मैं ये सोच रहा था कि सरस्वती वंदना किससे कराई जाए। डॉक्टर राजीव राज बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं 4 पंक्तियां थोड़ी पढ़ लो, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और हम भी इनकी सलाह माने लेते हैं, अगर तो क्या हमारा भी बचाव 4 पंक्तियों से हो जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के इटावा सुबह जब
डॉक्टर गौरव तिवारी बोल रहे थे तो कह रहे थे इटावा ब्रज क्षेत्र में आता है। आपने कहा था इटावा ब्रज का सीमांत है, यहाँ के बाद और हिंदी में जो आदमी कविता करता है, हिंदी में पढ़ता है, हिंदी में लिखता है, तो ब्रज के साथ उसका सामयिक लगाव, स्वाभाविक लगाव होता है। अगर ब्रज नहीं जानता तो हिंदी नहीं जानता। ब्रज की बोली हिंदी की शक्ति है और ब्रज तो हिंदी का मेरुदंड है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दो ब्रज भाषा के छंद पढ़ के मैं इस वाणी वंदना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। डॉक्टर साहब ठीक है। मम ज्ञान की आंखों को खोल दे मातु लिखे कछु हम छंद सवैया। मम ज्ञान की आंखों को खोल दे मातु लिखे कछु हम छंद सवैया। निज पूतन में मोहिले हो बैठारो जो गोलक में एक खोटो रुपैया। आय फसो संसार की धारों में कैसो पार लगायो दे भैया। कर जो अब आय फसो संसार की धारों में कैसो पार लगायो दे भैया। कर जोड़ तिहारे हो पाई पढ़ो कछु ऐसो करो हे शारदे भैया। कर जोड़ तिहारे हो पाई पढ़ो कछु ऐसो करो हे शारदे मैया। पिछले 5-7 साल से इस देश में जो वातावरण बना है, किसी के लिए हालात का भी हो, कलम के लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं है। तब हमें जैसे लोगों को सरस्वती का आह्वान करना पड़ता है कि विद्वेष की आंधी को रोक दे मातु रहे सब प्रीत सोहिल भैया। विद्वेष की आंधी को रोक दे मातु रहे सब प्रीत सोहिल भैया। पाप को सिंदन में हाथ चढ़ो पर तोड़ दे मातु रंग को भैया। सुख शांति रहे सब भांति रहे मिट जाए जगत की हादैया। और भक्ति की प्रीत और सत्य की जीत मिले नवनीत हे शारदे मैया। माँ शारदे की वंदना के बाद मैं चाहता हूँ इटावा गंगा जमुनी कविता का केंद्र है। यहाँ में शिशु वल्लभ दीपक हुए हैं तो ये यही बशीर भद्र की धरती है। ये बेगम वारसी और निसार सिंह मावी की धरती है। 1962 में जब भारत ने चीन से युद्ध छेड़ा, चीन ने जब भारत का आक्रमण किया तो इटावा की कविता थी, निसार सिंह मावी साहब की कविता थी कि सुनो चीनियों यह न समझना हम लोगों में मेल नहीं। हम भारतवासी बरगद हैं, सूखी नाजुक बेल नहीं। हम लोहे की दीवार हैं, हमसे टकराना खेल नहीं। दुश्मन के आगे बाहों में बाहों डाले एक हैं, काश्मीर से काबे तक भारत वाले एक हैं। ये आवाज इटावा की थी। उसी परंपरा में हमारे बीच में एक बहुत उम्दा शायर गीत गजलगार भाई यासीन अंसारी यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ इस कविता का, इस कवि सम्मेलन का आगाज, इस गोष्ठी का, इस आदमी महफिल का आगाज उनकी गजल से हो, उनके गीतों से हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी तालियों के 2 फायदे हैं। एक तो आप सोएंगे नहीं, दूसरी बात यह है कि आपके भी आराम के लिए ठीक है व्यायाम होता रहेगा। तीसरा यह कविता पढ़ने वालों के लिए बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है। कभी कभी तालियां जो है वो शक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए मंच के लोग तो कह के बजवाते रहते हैं, अरे भाई ताली बजाइए, इस पर ताली होनी चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सदन में उपस्थित सभी को आदाब। 4 पंक्तियां हाजिर करता हूँ। देखा भाई हाजिर भाई, बहुत अंधेरा है अब रोशनी जरूरी है। बहुत अंधेरा है अब रोशनी जरूरी है। खुलूस प्यार वफा दोस्ती जरूरी है। बहुत अंधेरा है अब रोशनी जरूरी है। खुलूस प्यार वफा दोस्ती जरूरी है। भड़क रही है जमाने में नफरतों की आग, मोहब्बतों की हो बारिश बड़ी जरूरी है। मोहब्बतों की हो बारिश बड़ी जरूरी है। भड़क रही है जमाने में नफरतों की आग, मोहब्बतों की हो बारिश बड़ी जरूरी है। मोहब्बतों की हो बारिश बड़ी जरूरी है। अर्ज क्या है कि जमीन से अपनी कटते जा रहे हैं,
जमीन से अपनी कटते जा रहे हैं कि हम हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं। जमीन से अपनी कटते जा रहे हैं कि हम हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं। अंधेरे बढ़ गए हैं नफरतों के, उजाले आज घटते जा रहे हैं। अंधेरे बढ़ गए हैं नफरतों के, उजाले आज घटते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हासिल करता हूँ। राजीव भाई देखिए, शाख पर जितने फूल बैठे हैं, शाख पर जितने फूल बैठे हैं, सबके सब वो मलूल बैठे हैं। मलूल मींस उदास। शाख पर जितने फूल बैठे हैं, सबके सब वो मलूल बैठे हैं। जिंदगानी की दौड़ में हम लोग मौत को अपनी भूल बैठे हैं। जिंदगानी की दौड़ में हम लोग मौत को अपनी भूल बैठे हैं। मौत को अपनी भूल बैठे हैं। रुत खुशी की सुहानी गुजर जाती है। रुत खुशी की सुहानी गुजर जाती है। रफ्ता रफ्ता जवानी गुजर जाती है। रुत खुशी की सुहानी गुजर जाती है। रफ्ता रफ्ता जवानी गुजर जाती है। वक्त हमको समझदार करता है जब, तब तलक जिंदगानी गुजर जाती है। वक्त हमको समझदार करता है जब, वक्त हमको समझदार करता है जब, तब तलक जिंदगानी गुजर जाती है। तब तलक जिंदगानी गुजर जाती है। अर्थ यह कि दौलत का हो गया है तलबगार आजकल। दौलत का हो गया है तलबगार आजकल। लालच में आदमी है गिरफ्तार आजकल। लालच में आदमी है गिरफ्तार आजकल। मिलती नहीं है पढ़ने को अच्छी कोई खबर। भीगे हुए लहू में है अखबार आजकल। मिलती नहीं है पढ़ने को अच्छी कोई खबर। भीगे हुए लहू में है अखबार आजकल। दौलत का हो गया है तलबगार आजकल। दौलत का हो गया है तलबगार आजकल। लालच में आदमी है गिरफ्तार आजकल। लालच में आदमी है गिरफ्तार आजकल। मिलती नहीं है पढ़ने को अच्छी कोई खबर। भीगे हुए लहू में है अखबार आजकल। भीगे हुए लहू में है अखबार आजकल। 4 पंक्तियां बेटियों के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। राजीव भाई देखिए, अर्ज किया कि मुफलिसी को, यहाँ नारी शक्ति को सलाम करता हूँ, मुफलिसी को कहाँ बोती हैं बेटियां। मुफलिसी को कहाँ बोती है बेटियां। सोना है चांदी है मोती है बेटियां। मुफलिसी को कहाँ बोती है बेटियां। मुफलिसी को कहाँ बोती है बेटियां। सोना है चांदी है मोती है बेटियां। तवज्जो दे लो भाई। मुफलिसी को कहाँ बोती है बेटियां। सोना है चांदी है मोती है बेटियां। आज के घर है दीपक अगर बाती है बेटियां। घर है दीपक अगर बाती है बेटियां। रोशनी घर में फैलाती है बेटियां। रोशनी घर में फैलाती है बेटियां। उसका घर रश के गुलजार हो जाता है जिसके घर पैदा हो जाती है बेटियां। उसका घर रश के गुलजार हो जाता है जिसके घर पैदा हो जाती है बेटियां। स्कूल में ये प्रोग्राम है तो 4 पंक्तियां मैं तालीम शिक्षा एजुकेशन के हवाले से भी पढ़ना चाहूंगा। अर्ज किया है कि फैले हैं जो अंधेरे मिटाना जरूरी है। फैले हैं जो अंधेरे मिटाना जरूरी है। तालीम के चिराग जलाना जरूरी है। तालीम के चिराग जलाना जरूरी है। हालात कैसे भी हो मगर खूब जान लो बच्चों को अपने तुमको पढ़ाना जरूरी है। हालात कैसे भी हो मगर खूब जान लो बच्चों को अपने तुमको पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को अपने तुमको पढ़ाना जरूरी है। ये समझ लो अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, ये समझ लो अगर बच्चे पढ़ जाएंगे
सीढ़ियों पर बुलंदी की चढ़ जाएंगे। ये समझ लो, अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, सीढ़ियों पर बुलंदी की चढ़ जाएंगे, जब ये तालीम से होंगे आरास्ता, रास्ते पर तरक्की के बढ़ जाएंगे, रास्ते पर तरक्की के बढ़ जाएंगे। एक गजल के चंद अशार, उसके बाद रहमतें तमाम। देखें कुछ जी, घर में आराम से फिर बैठा नहीं जाता है, घर में आराम से फिर बैठा नहीं जाता है, हमसे मजलूम का दुख देखा नहीं जाता है। घर में आराम से फिर बैठा नहीं जाता है, हमसे मजलूम का दुख देखा नहीं जाता है। कोई शिकवा है अगर दूर उसे तुम कर लो, यार अपनों से कभी झगड़ा नहीं जाता है। कोई शिकवा है अगर दूर उसे तुम कर लो, यार अपनों से कभी झगड़ा नहीं जाता है। बीवी बच्चों की मोहब्बत भी जरूरी है, मगर बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ा नहीं जाता है। बीवी बच्चों की मोहब्बत भी जरूरी है, मगर बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ा नहीं जाता है। बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ा नहीं जाता है। चंद सिक्कों के लिए बेच दिया तुमने जमीन, चंद सिक्कों के लिए बेच दिया तुमने जमीन, कीमती चीज को यूं बेचा नहीं जाता है। चंद सिक्कों के लिए बेच दिया तुमने जमीन, कीमती चीज को यूं बेचा नहीं जाता है। ये मोहब्बत का तकाजा है, इसे कर लो कबूल। ये मोहब्बत का तकाजा है, इसे कर लो कबूल। ये मोहब्बत का तकाजा है, इसे कर लो कबूल। तोहफा कोई हो उसे फेंका नहीं जाता है। ये मोहब्बत का तकाजा है, इसे कर लो कबूल। तोहफा कोई हो उसे फेंका नहीं जाता है। मक्ते का शेर, तोहफा कोई हो उसे फेंका नहीं जाता है। मुश्किलें आती हैं तो आए सफर में याकीन, बीच रास्ते से मगर लौटा नहीं जाता है। बीच रास्ते से मगर लौटा नहीं जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन भाई ने बहुत कई पक्षों को छुआ। सियासत क्या नहीं करती, गंगा प्रसाद उपाध्याय की पंक्तियों का स्मरण होता है कि नदी के घाट पर यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। ये सियासत का एक वह है। वीर के कवि को जब बुलाते हैं तो हमें लगता है कि इस देश में वीर के कवियों का बड़ा योगदान है। जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और भारतीय फौज पीछे निकल आई थी, वीर के कवि लिख रहे थे, ये चीन तुम्हारी फौज तोपों में हम बांस हरा देंगे, और कभी सम्मेलन में हिट हो गए। हमें वीर का एक भाई रोहित को मैं बुलाना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, वीर का कभी सामने अगर वातावरण ठीक ठाक हो तो श्रृंगार लिखने लगता है। एक कवि ने ऐसा ही किया, रोहित नहीं थे, उन्होंने देखा आके मन बन गया श्रृंगार लिखने का। देश काल परिस्थिति श्रृंगार का मूल बनता है। उन्होंने लिखा कि क्या सीप सी सुंदर तुम्हारी आंखें। लोगों ने कहा ये वीर का कवि है और श्रृंगार की कविता लिख रहा है। उनका वंश मोर 2-3 बार उन्होंने कहा क्या सीप सी सुंदर तुम्हारी आंखें। तो 2-3 बार कहा आखिर तो अपना रस जागता है, कितनी देर चलते। बोले क्या सीप सी सुंदर तुम्हारी आंखें, चाहता हूँ खोल कर मोती निकाल लूं। तो ये वीर के कवियों का एक अपना फ्लेवर है। ये अगर कोमल होना भी चाहे तो कोमल हो नहीं पाते। कई बार कोशिश करते हैं, श्रृंगार के कवियों को देखकर बड़ा कोमल बातें करते हैं, जुल्फों की, आंखों की, चाल की। क्या पूरा का पूरा रीतिकाल जो है वो केवल नक्सिक वर्णन में चला गया। आज के कवि भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत आलान करने का, लेकिन जब श्रृंगार अंगार का कोई कवि आता है तो वह देश के मर्मस्थल पर, व्यक्ति के वक्षस्थल पर हाथ रखता है और उसे जागती हुई मुद्रा से, उसे सोती हुई मुद्रा से जागृत अवस्था में लाता है। यह है वीर के कवि का एक बड़ा योगदान है। यह है हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारा बहुत कोई अनुज रोहित चौधरी यहाँ मौजूद है। आज
ये हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के नई पीढ़ी के व्यूअर्स के बड़े कवियों में जिन लोगों पर हम लोग सहज गर्व का अनुभव कर सकते हैं वो भी करना चाहिए। और हम सब यदा कदा उसे टीवी के पर्दे पर देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इटावा का ये गौरव है कि आज वो हमारे बीच में हमारी इतनी प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हुआ है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ भाई रोहित चौधरी को बुला रहा हूँ और चाहता हूँ व्यूअर्स के कवि थोड़ी देर वाली ताली आपसे अपने आप बजवा लेंगे, लेकिन एक बार आप हमारे कहने से बजा लीजिए। बता ही दिया गया है तालियां अपने आप बजवा लेंगे, तो एक बार आप बजा दो तालियां। तो एक बात समझ लो, ये जो तालियां हैं ये केवल मेरे लिए नहीं है, सब कवियों के लिए बिल्कुल वैसे ही जरूरी है जैसे योगी जी के लिए बुलडोजर। तो एक बार बुलडोजर जैसी तालियां बजाओ। अबे मतलब मुझे पता है कि आप लोग सुबह से इन सत्रों में व्यस्त हैं, थक गए होंगे, लेकिन भाई अवनीश त्रिपाठी हमारे बीच में आ चुके हैं, एक हास्य कवि। आइए अपनी जगह अपना स्थान लीजिए। हास्य कवियों का यही होता है कि जब कोई गंभीर कवि आए तो बीच में ये जरूर प्रकट होंगे। अच्छा, मैं देख रहा था उतनी देर से कि यासीन भाई ने बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे शेर पढ़े और उन्होंने बेटियों के लिए पढ़े कि हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, माणिक है, पन्ना है, पता नहीं क्या क्या है। बेटों को भी कुछ बोल दिया करो यार। इटावा में वो ईंट का पत्थर ही बोल दो, कुछ तो बोलो। लेकिन आइए, अच्छा वो तो महिला महाविद्यालय में खड़ा हूँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन दिल्ली के एक महिला महाविद्यालय में बड़ा दिक्कत हुई। एक नए चपरासी की प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, प्राचार्य जी, एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई। अब उसका नाम ऐसा कि जितनी महिला अध्यापिकाएं थी उस विद्यालय में सबको बड़ा दिक्कत नाम लेने में। उसका नाम था प्राणनाथ। अब क्या कहें, प्राणनाथ जी पानी लाओ, तो अब बड़ा दिक्कत। अब उन्होंने हमसे कहा तो बहुत दिक्कत है, इसका नाम ही ऐसा है, बताओ क्या करें। हमने कहा कोई बात नहीं, इससे उपनाम पूछ लो। अब उससे उपनाम पूछा, बोले तुम्हारा उपनाम क्या है? बोला स्वामी। अब और दिक्कत। हमने कहा ये तो बहुत समस्या। हमने ये बताओ तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? बोले साजन। हमने मोहल्ले वाले बलमा। हमने कहा गुस्से में क्या, प्यार से क्या कहते? बोला जानू। हमने कहा गुस्से से? बोले खसम। आप बताओ क्या करोगे? ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। और वो तो सही है कि आज आप लोग कोई नेता नहीं बुलाया, वरना नेता तो इस देश में ऐसे समझो आप जैसे अभी तो चुनाव गई है और चुनाव का सीजन इस हिंदुस्तान में चलता रहता है। विधानसभा चुनाव भी गए, चेयरमैन के आने वाले, फिर लोकसभा आएंगे, फिर प्रधानी के आएंगे, फिर ब्लॉक में कोई ना कोई सा चुनाव चलना है इस देश में। हमारे एक बड़े भाई हैं सुन बत्रा जी, सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, बड़े हास्य। उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आई, वो 4 पंक्तियां पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन के माहौल को थोड़ी सी आप ऊर्जा देना। कवि सम्मेलन जैसे सुना जाता है, माना कि लोग कम हैं लेकिन बहुत हैं। तो अशोक बत्रा जी लिखते हैं कि एक बार नेताजी चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि पहला वोट ऐसे आदमी से मांगा जाए जो 100% मिल जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपनी पत्नी से मांगो, कोई दे न दे पत्नी तो देगी वोट। तो नेताजी पत्नी के पास गए। अब दोनों का वार्तालाप आप सुनो कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। नेता पत्नी से बोला वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तो नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाई में ही दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। और अगली पंक्ति में इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना कि नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी भी बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है, कह गया है आजा तुझे मंत्री बनाऊंगा। आदरणीय जनता महाविद्यालय बकेवर के प्राचार्य जी आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी आ चुके हैं और प्रोफेसर आदरणीय पद्मा त्रिपाठी जी हमारे बीच में। एक बार आप तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। मैं सोचता था कि नेता ही लेट होते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि प्रोफेसर भी लेट आने लगे और इसी का परिणाम है कि बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। हाँ
बिल्कुल सुधर रहा है। तो अब आप तो महाविद्यालय में अपना छोटे छोटे बच्चों की हालत ये है। तो वो एक बच्चा स्कूल गया, तो टीचर ने उससे पूछा, ये बताओ बेटा 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, इन दोनों में से वजन किस में जाता है? बच्चा बोला, गुरुजी 1 किलो लोहे में वजन जाता है। गुरुजी गुस्सा है, गुरुजी बोले, मूर्ख, जब दोनों का वजन 1 किलो है फिर लोहे में कैसे वजन जाता है? बच्चा बोला, गुरुजी 1 किलो लोहा आप मुझे दो और 1 किलो रुई आप ले लो, आप मेरे सर में मारो और मैं आपके सर में मारूं, पता चल जाएगा वजन किस में ज्यादा है। अच्छा, गुरुजी गुस्सा है। गुरुजी ने कहा, खड़ा हो जा, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। बोले, तेरे पिताजी का? बच्चा बोला, कौन से वाले? आप तो हंसे ही। गुरुजी गुस्सा आया। गुरुजी बोले, कौन से वाले मतलब तेरे कितने पिताजी हैं? बच्चा बोला, गुरुजी मेरी छोड़ो, मैं आपके बता सकता हूँ जो 5 हैं। अब गुरुजी को बहुत गुस्सा है। गुरुजी ने कहा, अगर आज नहीं बता पाया तो पूरे दिन क्लास के बाहर मुझे मुर्गा बनाऊंगा। आप बच्चे के तर्क सुनना और इस कवि सम्मेलन को वो ऊर्जा देना, वो अभी तक मुझे मिली नहीं है, मैं उसके बाद शुरू हो पाऊंगा कविता में। गुरुजी अब तर्क सुनना बच्चे। गुरुजी बोले, बता। बच्चा बोला, सुनो गुरुजी, पहले परम पिता परमात्मा आपके पिताजी है या नहीं? गुरुजी बोले, हैं। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मतलब इनके आप घरों में जो लोग रहते हैं वो इनकी बातें सुनते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गुरुजी ने कहा, चल ठीक, दूसरे बता। बच्चा बोला, आपके अपने पिताजी। गुरुजी ने कहा, चल ठीक, 2 हो गए, तीसरे बता। बच्चा बोला, गुरुजी ये बताओ पत्नी के पिताजी को क्या कहते हो? गुरुजी ने कहा, चल ठीक, 3 हो गए, चौथे बता। बच्चा बोला, गुरुजी गाय हमारी माता है तो? समझ में आया तो तालियां बजाओ। 4 हो गए। गुरुजी ने कहा, चल ठीक, 4 हो गए, 5वां बता। बच्चा बोला, गुरुजी अगर कहीं अटकती या फटती है तो मजबूरी में गधे को भी। अब तो आपके साहित्य में नहीं रहा होगा ना, 6वें वाले राष्ट्रपिता को तो भूल ही गया, 6 बना देता। आइए, मैं समय की सीमाएं भी समझ रहा हूँ, आप लोग थके हुए भी हैं। मैं कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ, तो सब था कि आप लोग उस मानसिकता में आ जाए जहाँ मुझे कविता पढ़नी है। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ जो मेरे पेपर है, मैं वहां से बात शुरू करता हूँ कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूँ, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूँ। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, बहुत विवाद का विषय इस देश में बनी, उसके पक्ष में भी लोग खड़े हैं, उसके विपक्ष में भी लोग खड़े हैं। एक कविता उस ऐसे संवेदनशील विषय पर मैं आपके बीच पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग 1947 के बाद हमने तैयार किया है जो सही बात पर भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। केवल एक आंकड़ा आपके बीच रखता हूं, उसके बाद अपनी कविता शुरू करता हूं। जम्मू कश्मीर पर क्यों बोल रहा हूं? जिस प्रांत से टैक्स के नाम पर हमने अखंडी नहीं ली, 1990 में जब पलायन हुआ वहां से लोगों का, तब तक हम जम्मू कश्मीर को 70,000 करोड़ रुपए दे चुके थे। दूसरा सरकारी आंकड़ा आपके बीच रखता हूं, 1990 में जब कश्मीर में पलायन हुआ उस समय उत्तर प्रदेश को 21 रुपए प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मिली थी, लेकिन जब 21 रुपए उत्तर प्रदेश को मिले थे, जम्मू कश्मीर को 1122 रुपए मिले थे। क्या इन पर बोला नहीं जाएगा? और एक आंकड़ा आपको दे दूं, सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि उस समय 16,000 घर जलाए गए थे। अगर 16,000 घर जलाए गए थे तो कितने लोग मरे होंगे, इसकी केवल आप कल्पना कर सकते हैं। कश्मीर फाइल्स में तो 1% भी नहीं दिखाया होगा। मैं तब एक कविता आपके बीच पढ़ता हूँ, कश्मीर है क्या, हम तो कश्मीर को ही भूल गए, कि जिसका कलकल तपा हुआ कश्यप की कठिन तपस्या से। मैं कोई कवि नहीं हूं, कवि तो ये सब बड़े लोग बैठे हुए, मैं इनकी भूमिका में कविता पढ़ रहा हूं, मैं कवि नहीं हूं, मैं केवल जो दिखता है वो लिखता हूं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि जिसका कलकल तपा हुआ कश्यप की कठिन तपस्या से, वैदुष्य पराक्रम के बल पर जीती हर एक समस्या से। एक और जानकारी कश्मीर के बारे में आपको दे दूं, कश्मीर और काशी ये हमारे शिक्षा के 2 बड़े केंद्र एक समय में रहे हैं, और कुछ दिनों के लिए कश्मीर काशी से आगे निकल गया था, इतना आगे निकल गया था कि काशी के विद्वान कश्मीर पढ़ने जाते थे।
कश्मीर के कई ब्राह्मणों के घरों में आज भी ये परंपरा है कि जब वो अपने बच्चों का अक्षर ज्ञान समारोह आयोजित करते हैं तो जनेऊ डालकर 7 कदम कश्मीर की तरफ उन्हें चलने का इशारा करते हैं ताकि उस परंपरा का निर्वहन हो सके जिसमें हम कश्मीर से पढ़ के आते थे। उस कश्मीर को अगर इस हालत में पहुंचाया है तो मुझे लगता है कि अब इस पर बोलना चाहिए कि जिसका कंकड़ तपा हुआ कश्यप की कठिन तपस्या से, वैदुष्य पराक्रम के बल पर जीती हर एक समस्या से, जहां शंकराचार्य पहाड़ी गौरव धर्म सनातन की, राज तरंगिणी बोल रही स्मृतियां शेष पुरातन की, कलकल शिव शिव बोल रहा बाबा बर्फानी बैठे हैं, जीवन मंगलमय करने को अवढर दानी बैठे हैं, ममता मई वात्सल्य छाओं को बांट रही वैष्णो मैया, भगवान बुद्ध के शांति अहिंसा वाले गूंजे छंद सवैया, अविराम सुगंधित पवन बहे वो केसर वाली घाटी थी, देख स्वर्ग शर्मिंदा अनुपम काश्मीर की घाटी थी, देख स्वर्ग शर्मिंदा अनुपम काश्मीर की घाटी थी। और माफ करना, जिन लोगों ने ये काम कश्मीर में किया वो ना मुसलमान है ना हिंदुस्तानी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अलगाववाद ने उसमें आतंकी अरमान सजाया है, अगर उनसे कोई अपने को जोड़ता है तो माफ करना वो भी फिर गद्दार है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान है। मैंने कभी लिखा था कि सब धर्मों के रंग मिले हैं मां की चूनर खानी में, भेद नहीं करने देंगे तुलसी रहीम की वाणी में, तुम्हें सियासी चालों से ये देश नहीं ठगने देंगे, भारत माता के आंगन में आग नहीं लगने देंगे। और इस मिट्टी की तासीर ये रही है, अगली 2 पंक्तियों में आपके हाथ खुले, शायद इस मिट्टी की तासीर आप तक पहुंचे कि सतरंगी रंगों से मिल फूलों का बाग महकता है, साथ चले रसखान बिहारी हिंदुस्तान महकता है। लेकिन माफ करना, कलाम का चित्र देखकर अफजल गुरु को हम माफ नहीं कर सकते, ये भी अब इस देश को तय करना पड़ेगा। तब आपके बीच पढ़ता हूं कि देश स्वर्ग शर्मिंदा अनुपम काश्मीर की घाटी थी, अलगाववाद ने उसमें आतंकी अरमान सजाया है, गिद्ध नोचते लाश मिले और कब्रिस्तान बनाया है, बोल कुरान की आयत अपनों से ऐसा व्यवहार किया, जिसने गले लगाया उसकी पीठ पे खंजर मार दिया, जिसने गले लगाया उसकी पीठ पर खंजर मार दिया। भला नहीं पाएंगे आधी रात की उन घटनाओं को, भुला नहीं पाएंगे आधी रात की उन घटनाओं को, पिता पति के सम्मुख नौची निर्वसना अबलाओं को, छोड़ इबादत रब की मस्जिद सजी जिहादी नारों से, भीख रहम की मांग रहा था सूरज चांद सितारों से, नेहरू वाले शांति कबूतर की तोड़ी तस्वीर गई, चीख जहां मासूमों की, चीख जहां मासूमों की पत्थर का सीना चीर गई। अरे क्रूर दरिंदे बने भेड़िए धर्म पड़ोसी का भूले, इतना वहशी पंथा जिसकी ऊंचाई अंबर छूले, अरे टूटी प्रतिमा बुद्धा की घर घर में जलते वेद मिले, तिलक लगाने वाले मस्तक पर गोली के छेद मिले, तिलक लगाने वाले मस्तक पर गोली के छेद मिले। तालियां आपकी कमजोर है मुझे पता है, हिंदुस्तान में अच्छी बातों पर इतनी ही तालियां आती हैं। तो तिलक लगाने वाले मस्तक पर गोली के छेद मिले, पाकिस्तानी अरमानों की पैरोकारी देखी थी, राजनीति के मीर जाफरों की गद्दारी देखी थी, एक रंग में रंगने की सारी तैयारी देखी थी, दुष्ट दानवों के आगे मानवता हारी देखी थी, चक्रव्यूह में मरते अभिमन्यु की लाचारी देखी थी, वोट बैंक में उलझी कुर्सी भी सरकारी देखी थी, बेबस खड़े हुए हिंदू की किस्मत सोते देखी थी, लाल चौक पर हमने भारत माता रोते देखी, लाल चौक पर हमने भारत माता रोते देखी थी। बड़ी स्वर्ग से जन्मभूमि है, बचपन से सुनते आए कि कश्मीर क्यों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, इस देश का एक बुद्धिजीवी वर्ग यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, जिसने यूएन में 17 बार हमारे खिलाफ वोट दिए। कश्मीर पर अगर वीटो पावर, जिसके वीटो पावर से कश्मीर बचा हुआ है वो रूस है, और उसके बाद हम यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं कि बड़ी स्वर्ग से लाल चौक पर हमने भारत माता रोते देखी थी, बड़ी स्वर्ग से जन्मभूमि है बचपन से सुनते आए। ये केवल हमारी संस्कृति में ही कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, कि बड़ी स्वर्ग से जन्मभूमि है बचपन से सुनते आए, पुरखों से मिली धरोहर जो वे उसको बचा नहीं पाए, बदहवास आंखों में आंसू मुंह मोड़कर चले गए, भारत माँ के लाल सभी घर द्वार छोड़कर चले गए। दुनिया की एकमात्र घटना है, पूरी दुनिया में देश की सीमा के बाहर जो पलायन हुआ है, लेकिन अपने घर में ही पलायन के बाद लाखों लोग शरणार्थी का जीवन जिए, ये केवल हिंदुस्तान में ही संभव है। उस पर भी हम बोलने को तैयार नहीं है, हमें शर्म नहीं आती।
विवेक अग्निहोत्री आता है 32 साल बाद हमें बताता, तब हमें पता चलता कश्मीर में ये हुआ, अभी तक हमें पता ही नहीं था। सरकारें क्या कर रही थी? 4 जनवरी, आप कश्मीर को पढ़ के देखिए, 4 जनवरी से अखबारों में निकलने लगा था कि यहाँ के लोग हिंदू जितने हैं कश्मीर के वो कश्मीर छोड़ दें। 19 तारीख को घटना हुई, 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देता है और उसके बाद एक FIR दर्ज किसी के खिलाफ नहीं होती है। ये देश बना दिया हमने कि बड़ी स्वर्ग से जन्मभूमि है, बचपन से सुनते आए, पुरखों से मिली धरोहर जो वे उसको बचा नहीं पाए, बदहवास आंखों में आंसू मुंह मोड़कर चले गए, भारत माँ के लाल सभी घर द्वार छोड़कर चले गए। ईमान तुम्हारा हार गया क्यों लालच वाली बोटी से, आखिर बैर हुआ इतना क्यों तिलक जनेऊ चोटी से, अरे बरसों से जो जोड़ा घर का बिखर गया तिनका तिनका। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का कोई अपराध था, उनका जो अपराध था वो आपके बीच में पढ़ता हूँ क्या था उनका अपराध, कि आखिर बैर हुआ इतना क्यों तिलक जनेऊ छोटी से, वर्षों से जोड़ा जो घर का बिखर गया तिनका तिनका। हिंदू घर में जन्म लिया है, शायद यही अपराध उनका, इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं लगता अपराध उनका था। तिलक जनेऊ चोटी का तुम कुछ इतिहास अगर पढ़ते, और जिन लोगों ने ये नारे लगाए थे उन्हें घर से बाहर भगाया था, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को तुमने भगाया था वो किस परंपरा के लोग थे, जो परंपरा उन्होंने मानी उसकी एक छोटी सी झलक आपके बीच रखता हूँ कि तिलक जनेऊ चोटी का तुम कुछ इतिहास अगर पढ़ते, सब कुछ समझ में आ जाता, दिल के एहसास अगर पढ़ते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारे का सम्मान किया, गंगा जमुना तहजीबों के संगम में स्नान किया, धैर्य क्षमा से अनुपम गुण पुरखों से मिले विरासत में, हर मजहब को गले लगाना सदियों से है आदत में। आइए सर, आपका स्वागत करता हूँ। आपकी गलती नहीं, आप सही समझ से आए, हम जल्दी शुरू हो गए। हिंदू मुस्लिम देखिए किस संस्कृति के पोषक थे, शक, हूण, यमन, कुषाण, चंगेज, पठान, मंगोल सब आए इस देश पर जूता निकालकर। हम किसी देश पर आक्रमण करने नहीं गए और हमने सबको अंगीकार किया, सबको इस देश की मिट्टी में मिला लिया। तब पढ़ता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारे का सम्मान किया, गंगा जमुना तहजीबों के संगम में स्नान किया, धैर्य क्षमा से अनुपम गुण पुरखों से मिले विरासत में, हर मजहब को गले लगाना सदियों से है आदत में, सर्वे भवन्तु सुखिना वाले मंत्र गूंजते कानों में, सहनशीलता सदा बसी है सनातनी अरमानों में, चींटी से हाथी नदियों पेड़ों हिमशिखरों को पूजा। और अगली पंक्ति केवल भारतीय संस्कृति बोल सकती है, दुनिया की कोई संस्कृति नहीं बोल सकती, इस दावे के साथ पढ़ता हूँ कि चींटी से हाथी नदियों पेड़ों हिमशिखरों को पूजा, बोल सके धरती को माँ दुनिया में कोई नहीं पूजा। थोड़ा सा ध्यान आपका चाहता हूँ, अगर कोई विशेष बात ना हो। अच्छा कान उठा रहे, अच्छा बाकी शिखर वार्ता चल रही है हमें लगता है। बोल सके धरती को माँ दुनिया में कोई नहीं पूजा, वो आपकी गलती नहीं है, इस देश में 32 साल हो गए ये सच्चाई सुनी नहीं गई है। तो बोल सके धरती को माँ दुनिया में कोई नहीं पूजा, गैर मुल्क से आने वालों को भी इज्जत बांटी है, रखा किनारे हर नफरत को सिर्फ मोहब्बत बांटी है। अरे बोलो हमने शरणागत को कब संरक्षण नहीं दिया, इतिहास साक्षी है दुनिया पे कभी आक्रमण नहीं किया, इतिहास साक्षी है दुनिया का कभी आक्रमण नहीं किया। अंतिम पंक्तियों की तरफ पढ़ता हूँ, एहसान फरामोशों सुन लो हमने ही कुर्बानी दी, एहसान फरामोशों सुन लो। एक गलती तो 32 साल बाद हमें पता चली है, 1947 की एक गलती आपके सामने रखता हूं और कलेजा बताता हूं कि हमारा कलेजा कितना बड़ा है। एहसान फरामोशों सुन लो हमने ही कुर्बानी दी, तुमको गले लगाया 47 में नई कहानी दी। अरे कह सकते थे पर भारत भगवा परिवेश नहीं बोला, हुआ धर्म पर बंटवारा पर हिंदू देश नहीं बोला। हम भी तो कह सकते थे कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे, लेकिन हमें सबको गले लगाना था, लेकिन हुआ धर्म पर बंटवारा पर हिंदू देश नहीं बोला। लेकिन अब हम जान चुके हैं वार नहीं सह सकते हैं, अपनी पीठ पे जिहादी तलवार नहीं सह सकते हैं, गजवाए हिंद के मंसूबे अपने जहनों से दूर करो, ना हमको अब उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर करो। भारत में रह करके पाकिस्तानी चाल चलोगे तुम तो फिर जन्नत की हूरों से जाकर रोज मिलोगे तुम, तो फिर जन्नत की हूरों से जाकर रोज मिलोगे तुम। जो भारत में खुद को बाबर की संतान समझते हैं, मैं उन मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं, कभी मैंने ही लिखा था
कि वो खेतों की मुडेरें घर के भी दालान रोए थे, मोहब्बत की गवाही के सभी सामान रोए थे, गए जब छोड़कर दुनिया हमारे गांव के रामू, न रोए उनके बेटे पर चचा रहमान रोए थे। लेकिन जो भारत में खुद को बाबर की संतान समझते हैं, दिल्ली में भी इस्लामाबादी मेहमान समझते हैं, चांद सितारों वाले झंडे थामे छोड़ तिरंगा को, नाम निजामे दिया मुस्तफा हर जिहादी दंगा को, है हमीद के बेटे भाई उनसे कोई बैर नहीं, लेकिन अफजल की औलादों की भारत में खैर नहीं, लेकिन अफजल की औलादों की भारत में खैर नहीं। हमें शर्म नहीं आई? कश्मीर पलायन का सबसे बड़ा आरोपी इस देश के प्रधानमंत्री निवास में जाता है और प्रधानमंत्री के साथ बैठ के भोजन करता है, प्रधानमंत्री उसके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, इस पर भी हमें शर्म नहीं आई। और उसके बाद एक आतंकवादी जो टीवी चैनल पर सरेआम दूरदर्शन के चैनल पर कहता है कि हाँ मैंने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा, और हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके। खुलेआम घूमता रहा कि बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के, जान छलकते हुए साथ में चिकन और बिरयानी के। अगली पंक्ति हो सकता है मुझे कुछ लोगों की नजर में धर्मनिरपेक्ष न रहने दे, कुछ लोग कहेंगे नहीं अब तुम कभी धर्म भी छोड़ चुके हो, लेकिन जो सच है मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी तालियां समर्थन कर देंगी तो मुझे लगेगा मैंने ठीक लिख दिया कि बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के, जान छलकते हुए साथ में चिकन और बिरयानी के, दिल्ली की गद्दी पर बदले हुए नजारे बैठे हैं, चाचा चाची विदा हो गए बाप तुम्हारे बैठे, चाचा चाची विदा हो गए बाप तुम्हारे बैठे हैं। दिल्ली से है यही निवेदन, अब जख्मों को मरहम दो, न्याय मिले कश्मीरी हिंदू को जीने का दमखम दो, 30 बरस से बहते आए वे आंसू हथियार बनाओ, जो अपराधी जिंदा उनको लाल चौक पर लटकाओ। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश में हाथ जोड़े गए 1947 से अब तक, चाहे आतंकवादी छोड़ने की घटना रही हो चाहे कोई रही हो, लेकिन हाथ जोड़ने की भाषा तो भगवान राम की नहीं सुनी गई। 3 दिन तक वो बैठे रहे और सागर में रास्ता नहीं दिया। हम लोग तो इंसान हैं। तब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था, धनु पर पहुंचा हाथ देख घुटनों तक झुककर आया था। अरे हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है, रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। अंतिम पंक्तियां करता हूं, मैं जगह लेता हूं, एक और इशारा करता हूं, कैसा देश हमने बना दिया। हमारी धर्म की हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक भगवान राम, उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस देश में लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण मांगा उनका। हद तो ये है, मैंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ रामनवमी की छुट्टी क्यों करते हो? क्या भगवान राम पैदा हुए थे? हमने दशहरा की क्यों करते हो? क्या आज भगवान राम ने रावण मारा? हमने कहा दीपावली की क्यों करते हो? क्या आज भगवान आए थे तो अयोध्या लौट के तो सब लोगों ने दिया जलाए थे। हमने कहा वाह, इतना सब कुछ तुम्हें पता, उसके बाद कहते हो राम का प्रमाण लाओ। और सन तो उस दिन आई जब राम का प्रमाण दिया गया और नक्शा जब वहां पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक बदतमीज वकील राजीव धवन ने वो नक्शा फाड़ दिया था। मैंने उस दिन भी कहा था कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा काट दिया होता और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना नक्शे के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ बयान जारी होने लगे, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आए, लोगों ने कह दिया सरकार बदल गई तो राम मंदिर रुक जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, जो भी इस जिहादी मानसिकता को अपने जहनों में रखते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि इसको हम बदल लेंगे, उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां, कि भगवान राम जब इस धराधाम पर सशरीर आए थे तब भी उनके सामने मुसीबतें आई। आज हैं तो कड़कड़ में व्याप्त, लेकिन सशरीर हमारे बीच में नहीं है जिन्हें हम देख सकें, तब भी उनके सामने मुसीबतें आ रही हैं। लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम क्या होगा ये पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की, भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाए राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी, जो भटके लोगों के मन में बसी यह मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा
अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही है। बहुत अच्छा। हमने कहा था जब वोट का कोई कमी आता है तो वातावरण को बिल्कुल बदल देता है, और वही भी बहुत जोश के साथ उन्होंने कविता पढ़ी। मुझे याद आया वल्लभ जी का एक दोहा, हंसकर व्याकुल मानव ने कहा दुख में तो सुख धाम, नहीं तब सुख से रहा हंसकर बोले राम। आपके जीवन में अगर बुरा समय आएगा तो भी तो आपके साथ छोड़ देंगे, बंधु छोड़ देंगे, परिवार जन छोड़ देंगे, पड़ोसी छोड़ देंगे, लेकिन राम के जीवन में तो ऐसा बुरा समय आया कि उन्हें मनुष्य जाति का मित्र नहीं मिला। विपत्ति के दिन उन्होंने भालुओं, बंदरों, रीछों के सहयोग से काटे। कश्मीर पर चर्चा हो ये ठीक लगता है, लेकिन कश्मीर फाइल पर चर्चा हो हमें लगता है एक सिनेमा के पूरा देश बन जाए, ये हमें ठीक नहीं। कम से कम उन लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो किसी मुख्यमंत्री द्वारा एक रथ पकड़ने पर देश की सरकार गिरा देते हो और इतने बड़े अन्याय में जिस सरकार के साथ एक थाली में बैठ के भोजन करते हो, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। उनसे भी सवाल पूछने की जरूरत है कि जो एक रथ पकड़ ले मुख्यमंत्री, उस पर सरकार गिरा दे, लेकिन इतना बड़ा पलायन हुआ जिसे हमने विवेक नोबेल ने हमें ज्ञान कराया 32 साल बाद। इस ज्ञान से हमें ज्ञान हुआ तो उस समय उन्होंने उनका किसी का समर्थन वापस नहीं लिया। अगर उस समय सरकार गिरा देते तो इस चेहरे को भी थोड़ा मालूम पड़ता कि ये भी चेहरा निष्कलंक है, ये भी हमें दिखाई देता। लेकिन जो हुआ, निसार सिमावी ने 1947 में लिखा, भारत माँ की बेटी नाम मेरा कश्मीर में, भाई भाई ने घर बांटा और फूट गई तकदीर में। मेरे पैरों की जंजीरें टूटी, मैं समझी अच्छे दिन आए, मुझसे कौन अभागिन होगी 2 दिन चैन से बीत न पाए। मेरे धान भरे खेतों में विपदा के साए लहराए, छाती धर के दिल दहलाए, कौन बनाए धीर वे, भाई भाई ने घर बांटा और फूट गई तकदीर में। यह इटावा की आवाज़ थी, ये निसार सिमावी की आवाज़ थी। उस दर्द को रोहित ने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया। ओज के कवि को, बीरस के कवि को इसी तेवर के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। मैं रोहित को बधाई देता हूँ, तो उन्होंने बहुत तेवर के साथ अपनी बात रखी। अब बहुत हंगार के बाद थोड़ा और हंसने की तरफ चले, कुछ हास्य की तरफ चले। एक और मैं चाहता हूँ, रमाकांत राय जी यहाँ नहीं है, अजय दुबे जी यहाँ मौजूद हैं, वे भाई अवनीश त्रिपाठी जी का पुष्प गुच्छ लेकर उनका स्वागत करें। वे हमारे बीच में आए हैं। केवल श्रोता ही लेट नहीं आते, कभी भी लेट आते हैं, इसलिए दोनों बराबर रहना चाहिए। तमाम पटल पर हम लोग रोज देखते हैं, टेलीविजन के पर्दे पर देखते हैं, और बहुत ही प्यारा और बहुत दुलारा रचनाकार है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें। सभी बड़ों को चर्च पर सभी का रोहित ने बहुत बढ़िया पढ़ा। राजीव भैया मेरे साथ तो ऐसा हुआ, कौमी एकता पे बहुत बढ़िया कविता लिखी, बहुत शानदार, मतलब सब इकट्ठा हुआ। उसका कश्मीर फाइल लगी, सब कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरी कविता बर्बाद हो गई कश्मीर फाइल के चक्कर में। ऐसा होता है कई बार, और मैं इस बात से भी ज्यादा वो नहीं करता। लोग कई बार कहते हैं कांग्रेस के समय में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब जब हकीकत जो है, कांग्रेस के समय में कुछ सर हुए, राजीव भैया हुए, तो सब लोग कांग्रेस की टाइम में हुआ, मैं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते ना कुछ नहीं हुआ। जो कह रहे हैं वो भी कांग्रेस के टाइम में होगा, ये नहीं कह सकते। और अभी एक दो लोग देखो, जैसे कह रहे थे उस टाइम किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। अभी रोहित कविता पढ़ रहे थे, एक दो लोग यहाँ से भी पलायन कर गए, तो उसी से रोहित भी शांत हो गए। ऐसी स्थिति उस दिन में भी नहीं होगी। लोगों की मजबूरियां होती है, कुछ लोगों की अलग अलग। खैर चलिए, और ये कहते हैं अच्छी बातों पे तालियां इतनी ही बजती है। कई बार होता है लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत देर में समझ में आती है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक व्यक्ति गया, हसन साहब थे, डॉक्टर के पास गए, बोले साहब ये टांग मेरी नीली पड़ रही है, एकदम से नीली नीली हो गई। तो डॉक्टर साहब बोले ओ हसन साहब जहर फैल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या होगा? बोले टांग काटनी पड़ेगी। टांग काटी, प्लास्टिक की टांग लगा दी। 2 दिन बाद फिर पहुंचे, बोले साहब दूसरी टांग भी नीली पड़ रही है। बोले ओ हसन साहब जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। दोनों काट के प्लास्टिक की लगा दी। 2 दिन बाद फिर पहुंच गए हसन साहब,
बोले साहब ये प्लास्टिक वाली भी नहीं पड़ रही है। बोले ओ हसन साहब आप आया मर्च पकड़ना है, आपकी लुंगी रंग छोड़ रही है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। हिंदी को समर्पित ये कार्यक्रम है। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों की इजाजत लेते हुए मां हिंदी के चरणों में रखना चाहता हूं। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी, सहज सुंदर सरल निर्मल बड़ी आसान है हिंदी। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी, सहज सुंदर सरल निर्मल बड़ी आसान है हिंदी। पढ़ो तुलसी को मीरा को कबीर खान को पढ़ना, पढ़ो तुलसी को मीरा को कबीर खान को पढ़ना, ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है हिंदी। ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है हिंदी। होता है कि हर भाषा जरूरी है। भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। और जैसे मैंने कहा हिंदी बहुत सरल है। एक जगह मैंने भैया कहा इस मुक्तक के बाद, मैंने कहा वैसे इंग्लिश भी इतनी हार्ड नहीं है। तो सामने से बोला नहीं इंग्लिश देसी ज्यादा हार्ड होती है। तो लोगों को अपना अपना समझना होता है कैसे क्या समझते हैं, काफी अपनी बात है। खैर मैं जैसा सर ने बताया कि हाथ से पढ़ता हूँ, एक बहुत अच्छा सा छंद आपके सामने रखता हूँ। मैं छंदों में हाथ से लिखने की कोशिश करता हूँ। और वैसे राजनीतिक प्रोग्राम है जिसमें मैं जाता हूँ लपेटे वाला, तो उस वजह से यहाँ पर राजनीतिक नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर सिंपल सी चीजें कुछ पढ़ना चाहूंगा। एक बहुत सिंपल सी चीज, जैसे राजीव भैया अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, है ना, ऐसा कई बार होता है घर में। और बड़े लोग चिल्लाते हैं बच्चों पे, दिन भर मोबाइल में लगे रहते, तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते। उसका एक उपाय मैंने ढूंढा, वो उपाय आपके सामने रखा हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों को डांटते होंगे या आपके पिताजी होंगे वो आपको डांटते होंगे, तो इसका एक बहुत बढ़िया सरल सा उपाय बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। कि मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। पिताजी बता रहे हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। उपाय बता रहा हूँ, आप लोग भी यूज करना। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉइड लाके पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। ये सबसे बढ़िया उपाय। आप घर में दे दो फोन, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। मैं एक कोशिश ये करता हूँ, अलग अलग तरीके की कविताएं अलग अलग विषयों पे लिखी जाए। एक मैंने सब विभत्स रस का प्रयोग किया। यहाँ पर महिला महाविद्यालय में खड़ा हूँ और जहाँ महिलाएं होती हैं या इस तरह प्रोग्राम होता है मैं जरूर सुनता हूँ। हास्य रस में लिखते हैं, वीर रस, अलग अलग रस होते हैं। एक विभत्स रस होता है, उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जैसे वीर रस की कविताओं में उत्साह आता है एकदम, उसमें आती है जुगुप्सा। जुगुप्सा बहुत से लोगों को हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन इस कविता को सुनकर आपके मन में जो भाव आए हास्य के साथ साथ, वही जुगुप्सा है। आप सुनिए। अभी खाना दे रहे हैं तो 1-2 कवि आप और सुनेंगे। हाँ, मैं देख के आया था तब से, यही देख रहा था सबसे पहले जाते उसमें, जो कि घर पर फोन करके बताते। सुनिए जुगुप्सा क्या आपको सुनना है, मजा लेना करते हैं। गोलगप्पे अधिकतर सभी लोग आपको पसंद होगा, लगभग सभी को पसंद हो। आज के बाद जब भी आप लोग गोलगप्पे खाएंगे तो मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है, आप लोगों को मेरी याद जरूर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। सभी लोग 2 मिनट के लिए, 59-60 सेकंड ही करता है मुश्किल से। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट है, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। अक्सर वो चमचा चलाते रहते, पानी ऊपर आ जाए, वो मसाला मिल जाए। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहाँ मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है पानी में, चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखिए कविता क्या क्या काम कर सकती है, आपके मन में जो भाव आया यही उत्साह। देखो देश में जो चल रहा है वो सबको देखते हुए एक बात रहती है। अभी चुनाव की बात हुई, देश में अलग अलग लोग ज्ञान दे रहे हैं। एक बाबाओं से रिलेटेड एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, अब वो मजा आएगा। एक मेरा दोस्त मिला मुझे बस अड्डे में, अपने भाई को कहीं लेके यार, मैंने पूछा उसके भाई कहाँ जा रहे हो, बोला मेरा भाई ये है बीड़ी बहुत पीता है, इतनी पीता है इसके हाथ बांधने पड़ते हैं तब जाके मारता है। तो मैंने कैसे ले कहाँ जा रहे हो, बोले बाबा रामदेव के आश्रम में ले जाऊं, वहां पे सुना है कि योग से शायद इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। बोले अच्छी बात है। 2 महीने बाद मुझे मिला, मैंने पूछा भाई तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, योग से अगर सही नहीं होती बीमारी तो साइड इफेक्ट भी नहीं है। बोले यार क्या बताएं, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया है कि हाथ बांध दो तो पैर से बीड़ी पी लेता। तो कई ऐसी परिस्थिति है। मैं थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश करता हूँ। एक व्यंगी कविता आपके सामने रखता हूँ और उसका एक स्पेशल कविता यहाँ पर जैसे अंदर मुझे लगा कि स्वामी जी मैं यही तो पास में ही रहता हूँ, हमेशा देखा, पहली बार इस कमरे में आया हूँ और मतलब महिला महाविद्यालय इसलिए, हाँ लड़के ही आती है इस वजह से, है ना। तो चुनाव है, भ्रष्टाचार के ऊपर कई कविताएं लिखी गई सर, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर लिखने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है, और उसी में मुझे कुछ कारण समझ में आया, वो मैंने लिखा है आपके सामने मैं रखता हूं, सुनिए। कि लोकतंत्र में अब उसूल कहां दिखते हैं, लोकतंत्र में अब उसूल कहां दिखते हैं। आज इस देश में उसूल कहां दिखते हैं, आज इस देश में उसूल कहां दिखते हैं जब लोकतंत्र में टिकट खुलेआम दिखते हैं। अब करोड़ों का टिकट खरीदना नहीं हर किसी के बस की बात होती है, करोड़ों का टिकट खरीदना नहीं हर किसी के बस की बात होती है। बस यहीं से तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, यहीं से तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। करोड़ों का हिसाब है चुकाना पड़ता है, करोड़ों का हिसाब है चुकाना पड़ता है, फायदा जीत का भुनाना पड़ता है। जिनसे टिकट खरीदा पहले तो वो करोड़ों निकाल लें, उसके बाद बीवी बच्चे परिवार चमचे ये सब भी तो पाल लें, उसके बाद बीवी बच्चे परिवार चमचे ये सब भी तो पालने हैं। हालांकि जो घोषणा की थी घोषणा पत्र में वो भी निभानी होगी, हालांकि जो घोषणा की थी घोषणा पत्र में वो भी निभानी होगी, पर गरीब अगर गरीब ही रहे तो अगले चुनाव में आसानी होगी, पर गरीब अगर गरीब ही रहे तो अगले चुनाव में आसानी होगी। तो योजनाओं में धन उतना ही जचता है साहब, एक मात्रा बता रहा हूं, अगर संकेतों के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं कविता में, मात्रा बता रहा हूं योजनाओं में धन कितना जचता है। तो योजनाओं में धन उतना ही जचता है साहब, डकारने के बाद जितना प्लेट में बचता है साहब, डकारने के बाद जितना प्लेट में बचता है। फिर एक चीज मुझे और समझ में आई कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ का टिकट, ये कोई वैसी बात नहीं, सबको पता है। जो जीतता है वो अपने टिकट का मूल्य निकाल ले, बाकी का धन लगा दे योजनाओं में, लेकिन वो भी नहीं लगाते। तो वहां से दूसरी समस्या निकल के आई, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता, जितने का टिकट खरीदा उतना रख लो अपना वापस, बाकी के योजनाओं में लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा। तब दूसरा कारण समझ में आया, सुनिए, कि आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, आना फ्री, रहना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, यात्राएं हवाई फ्री, अस्पताल और दवाई फ्री, फोन फ्री, टोल फ्री, तो आखिर टेंशन किस बात की है। और अगर राजनीति सेवा ही है तो फिर टेंशन किस बात की है, और अगर राजनीति सेवा ही है तो फिर टेंशन किस बात की है। क्या वजह है कि पैसे स्विस बैंकों में जमा कराते हैं, गरीबों के हिस्से का पैसा खुद ही बचा जाते हैं। क्या वजह है, पैसे स्विस बैंकों में जमा कराते हैं, गरीबों के हिस्से का पैसा खुद ही बचा जाते हैं। वजह मैं बताता हूं, आखिर पैसों को क्यों दबोचते हैं, किस बात की फिक्र है उन्हें, आखिर वो क्या सोचते हैं, और इस फिक्र का उनके हिसाब से क्या निवारण है। और यही निवारण ही तो भ्रष्टाचार का दूसरा कारण है। दूसरा कारण सुनिए, और यही निवारण ही तो भ्रष्टाचार का दूसरा कारण है कि गरीब जाए भाड़ में, गरीब जाए भाड़ में, पहले खुद का काम करना है और अगली बार के टिकट का भी तो इंतजाम करना है। गरीब जाए भाड़ में, पहले खुद का काम करना है और अगली बार के टिकट का भी तो इंतजाम करना है। और ऐसा नहीं है कि परेशान केवल महंगाई से हम ही, सबको महंगाई की चिंता है, उनकी चिंता थोड़ी सी अलग है।
सुनिए कि गरीब चाहे भाड़ में, पहले खुद का काम करना है, अगली बार के टिकट का भी तो इंतजाम करना है। योजनाओं में ही लगा दिया धन तो धन से हीन नहीं हो जाएगा। समस्या सुनना, योजनाओं में ही लगा दिया धन तो धन से हीन नहीं हो जाएगा। और 2 करोड़ वाले टिकट का मूल्य तब तक 3 नहीं हो जाएगा। सही बात। महंगाई चिंताओं ने 2 करोड़ वाले टिकट का मूल्य तब तक 3 नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि कविता समस्या रखती है, समाधान भी रखती है। कविता दूसरों की तरफ उंगली उठाती है तो अपनी तरफ भी प्रश्न करना जानती है। कुछ पंक्तियां सुनिए कि कटघरे में आपको और आपको भी खड़ा करता हूँ, ईमानदार हूँ इसलिए अपने आप को भी खड़ा करता हूँ। अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं, सड़कों पे सफाई नहीं, देती हमें दिखाई नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ इस कविता की, आपकी तालियां मांगूंगा। कि अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं, सड़कों पे सफाई नहीं, देती हमें दिखाई नहीं, और रोते हैं हम बाद में कि आखिर हमारी सुनता कौन है। पर यक्ष प्रश्न तो ये है कि ऐसे लोगों को आखिर चुनता कौन है, ऐसे लोगों को आखिर चुनता कौन है। और इसके बाद एक कविता मैं सिर्फ अपनी विधा से हटकर एक कविता मैंने लिखी थी, तो उस पर आशीर्वाद भी मिला। महिलाओं के लिए एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर महिला महाविद्यालय भी है और आदरणीय आप लोग भी सब बैठे हुए हैं। महिलाओं पर भी कई कविताएं आप लोगों सभी लोगों ने सुनी है और लगभग हर कवि ने लिखा है। एक बहुत मतलब कॉमन सी एक बात है कविताओं में, अक्सर आपने देखा होगा कि एक लाइन आती है कि महिलाओं को भवानी बन जाना चाहिए, दुर्गा बन जाना चाहिए, काली बन जाना चाहिए, कई कविताओं में। लेकिन मैंने जो सोचा कि क्या ये सलाह देने के बाद पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उन्हें भी कुछ बनना चाहिए। आप उनसे कह रहे हैं भवानी बनिए, आप भी कुछ बनिए। कविता महिलाओं के लिए है, संबोधन पुरुषों के लिए। आप याद कीजिए गौरवों की सभा को, अगर किसी एक ने भी, इतने महारथी बैठे, किसी एक ने भी अगर खड़े होकर विरोध कर दिया होता तो शायद भगवान कृष्ण गिरधारी के आने की जरूरत ना पड़ती। कविता आप लोगों को महिलाओं के लिए समर्पित है, सीख अपने लिए, लड़कों के लिए, बाकी सभी माओ के लिए। सुनिए। सोए सिंहासन पड़े हुए, हर मोड़ दुशासन खड़े हुए, आते जाते घबराती है, आहट से भी डर जाती है, गिद्धों की नजरें पड़ती हैं, खुद ही खुद में वो लड़ती हैं। पांचाली करती चीटकार, पांचाली करती चीटकार, तो कौन सुने उसकी पुकार। पांचाली करती चीटकार, तो कौन सुने उसकी पुकार। मत करो प्रतीक्षा ईश्वर की, खुद ही अवतारी बन जाओ, दुष्टों का कर दो सर्वनाश, अब तुम गिरधारी बन जाओ, अब तुम गिरधारी बन जाओ। सोए सिंहासन पड़े हुए। सबसे पहली समस्या दहेज हत्या से उठाता हूँ आपके सामने। कब तक लोग देंगे पैसों को अहमियत, शादी मंडियों में बेटे यूं ही बेच जाएंगे। कब तक लोग देंगे पैसों को अहमियत, शादी मंडियों में बेटे यूं ही बेच जाएंगे। और चाहते चढ़ावा है जो भारी भारी गहनों का, मर कर सोने की चिता पे क्या हो जाएंगे। खुद की जो बेटी को विदा पे देते शुभाशीष, वधुओं को जाने कब तक वो जलाएंगे, वधुओं को जाने कब तक वो जलाएंगे। और जाने कैसे भूल जाते हैं दहेज लालचिए, कि संस्कार पैसों से खरीद नहीं पाएंगे। जाने कैसे भूल जाते हैं दहेज लालचिए, कि संस्कार पैसों से खरीद नहीं पाएंगे। ये बेटी है सामान नहीं, फिर क्यों इसका सम्मान नहीं। मत तोलो पैसों से इसको, तुम मत व्यापारी बन जाओ। मत तोलो पैसों से इसको, तुम मत व्यापारी बन जाओ। जो छोड़ के आई घर अपना, उसके आभारी बन जाओ। सोए सिंहासन पड़े हुए। एक कन्या भ्रूण हत्या से समस्या उठाता हूं। इसमें दरअसल मैं महिलाओं को भी बराबर का दोषी समझता हूं और दोनों से ही मैंने कहा। सुनिए, घर में पल रही बच्ची अपनी माँ से क्या कहना चाहती है, आप लोग मन से सुनेंगे तो आपको आप तक के दिल तक जाएगी बात। सुनिए ये छंद, राजू भैया ये छंद सुना। घर में पल रही बच्ची, कहते बच्चियों का हृदय, बेटियों का हृदय ज्यादा कोमल होता है। उस कोमल हृदय की व्यथा सुनना और सुनना क्या कितना कहां तक दूर तक आप पकड़ते हो उस बात को। सुनिए।
लाखों जन्मों के बाद मिला कर्मों का फल, बड़े भाग्य से भी मैंने मनुकृति पाई। कोमल बच्ची का हृदय क्या कह रहा है? लाखों जन्मों के बाद मिला कर्मों का फल, बड़े भाग्य से भी मैंने मनुकृति पाई। और फिर लगा भाग्य दुर्भाग्य में गया बदल, जब बेटा है या बेटी है पता लगाने आई माँ। जीवन मिले बिना ही मृत्यु द्वार पे खड़ी थी, जीवन मिले बिना ही मृत्यु द्वार पे खड़ी थी, दर्द हुआ इतना कि चीख भी ना पाई माँ। और सुना कितना कोमल हृदय बच्ची का। जीवन मिले बिना ही मृत्यु द्वार पे खड़ी थी, दर्द हुआ इतना कि चीख भी न पाई माँ, दर्द हुआ इतना कि चीख भी न पाई माँ, दर्द हुआ इतना कि चीख भी न पाई माँ। नानी ने तो दिया जन्म और तुमने मुझे मार दिया, मैं ना बच पाई पर आपको बधाई माँ। नानी ने तो दिया जन्म तुमने मुझे मार दिया, मैं ना बच पाई पर आपको बधाई माँ। सुनकर रोता ये मन है, हत्यार कह दो तो कम है, नारी होकर नारी की तुम मतलाचारी बन जाओ, ना मोह में आकर बेटे के इतनी मत मारी बन जाओ। सोई सिंहासन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बेटों में वही ताकत होती है। माई मौलवा कई व्यंग है कि कुएं में डूबे एक आदमी ने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। रास्ते चलते राहगीर ने रस्सी डाली, बोला ऊपर आओ। नीचे पड़े आदमी ने कहा कि मुझे आज ही पता लगा है दुनिया कितनी रंगीन है। अरे कल ही तो मेरी एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनना था, ऊपर वाले ने रस्सी छोड़ दी, भागता भागता आया, एबीसी कंपनी का दरवाजा खटखटाया, बोला साहब आपका एक आदमी कुएं में गिरकर मर गया है, एक जगह खाली कर गया है, मेरे प्रमाण पत्र संभाले और उसकी जगह पर मुझे लगा दें। मैनेजर ने कहा हाँ बेटा तुमने आने में देर कर दी, मैंने उसकी जगह भर दी और उसकी जगह को उससे लगाया है जो तुमसे पहले उसे धक्का दे के आया। सही बात ये है व्यंग की मार वही पैनी होती है। अगर हम प्रयोगवाद के जनक अंकेल को याद करें तो वो लिखते हैं कि सर तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, दसना कहां से सीखा। नागवी सभ्यता पर इससे बड़ा व्यंग कोई हो नहीं सकता। हिंदी कविता में व्यंग की हास्य की अपनी धार है। इटावा में शिशपाल सिंह शिशु जैसा बड़ा सामर्थ्यवान कवि हुआ। जब आलोचकों का बड़ा आतंक था, इस देश में आलोचकों का आतंक बहुत अधिक रहा हिंदी में। अगर एक बार आचार्य शुक्ल ने लिख दिया केशव कठिन काव्य के प्रेरित थे तो आज तक हम सिद्धि कर रहे हैं बराबर। जबकि गौरव जी बैठे हैं, जानते हैं केशव की कविता तो कठिन काव्य का प्रेरित कहना उनके साथ न्याय नहीं था। तब शिशु जी लिखते हैं कि वो विद्यालय के पाठों के रट्टू तोते बूढ़ा निकाल कर रखो पहले भेजेगा, तब शायद समझ सको कि छंद के प्याले में कभी लाया कितना अर्थ निचोड़ कलेजे का। इतनी आसान बात नहीं है। मैं अवनीश को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तो उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। मेरा एक और अनुज जिसने कम समय में देश में अपनी एक पहचान बनाई, और मेरे लिए गौरव की बात यह है कि नीरज जी का आप सम्मान आज यहाँ कर रहे हैं। जब नीरज के परिवार में अपना गोपाल दास नीरज सम्मान, पहला सम्मान किसी को दिया तो वह चिरंजीव डॉक्टर राजीव राज को दिया। यह सक्रिय है, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, नहीं कविता बहुत अच्छी लिखते हैं। मैं आदरणीय ओम प्रकाश दीक्षित जी का स्मरण करना चाहता हूँ। मैं विज्ञान के विद्यार्थी में बहुत अच्छे गीतकार थे, ये साइंस के आदमी रहे और कविता इन्हें विरासत में मिली। वास्तव में इन्होंने बहुत देश में अपनी पहचान बनाई, इटावे का नाम बढ़ाया और हिंदी गीत पर, श्रेष्ठ गीत पर इन्होंने अपने हृदय भाव के साथ जो पहचान बनाई है, इटावा के लोगों को उस पर सहज गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। मैं भाई स्नेह के साथ दुष्यंत की इन पंक्तियों के साथ चिरंजीव राजीव राज को बुलाना चाहता हूँ। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक खंडन के हृदय से एक जंगली फूल से आदमी की पीड़ गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांस ने सारे नगर पर डाल दी, इस अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। आए और डॉक्टर राजीव राज
श्रोताओं की संख्या कम भले है, लेकिन यकीन मानिए कविता को जिस तरह के श्रोता की दरकार होती है, एक एक व्यक्ति इस तरह का बैठा हुआ है कि हम लोग जब कविता लिखते हैं तो ये सोचा करते हैं कि काश कोई एक व्यक्ति को ऐसा मिल जाए। भीड़ में लिफाफों के लिए कविता पढ़ना एक बात है, मानक हो गया है। कवि सम्मेलन में जाना है तो रोहित को मजबूरी में कश्मीर फाइल्स पर कविता लिखनी पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका मूल तेवर ये नहीं है। ओज की कविता जो विषय है उन पर ही लिखनी होगी, और उसमें फिर आपको न्याय के साथ, नमक का काम तो फिर नमक की तरह ही करना पड़ेगा, मीठी की तरह नहीं चल सकता ना। तो वो अपना काम, अपना ओजस्वी गुणधर्म बनाए रखते हुए लिखते हैं, लेकिन मूल तेवर उनका वही है। क्योंकि हम सब लोग इटावा की माटी में उपजे, उस आबो हवा में पहली आंख खुली है जहाँ नीरज जी हुआ करते, और नीरज जी की 4 पंक्तियों से मैं अपनी आज की काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहूँगा। वो कहते थे कि ज्ञान तो बस बुद्धि का खिलवाड़ है, ज्ञान तो बस बुद्धि का खिलवाड़ है, ध्यान जब तक ढोंग का दरबार है, और मंदिरों से व्यर्थ ही मारो न सिर। यहाँ मंदिर हो चाहे कश्मीर फाइल्स हो, बात तो सिर मारने जैसी है कि मंदिरों से व्यर्थ ही मारो न सिर। आदमी का धर्म केवल प्यार है, आदमी का धर्म केवल प्यार है। कविता राष्ट्र की अस्मिता और सरहद की लड़ाई है, तो कविता इश्क की अंगाई ही तो है। कविता चंद्रबंदाई की ओजस्विता है, राणा प्रताप का स्वाभिमान है, तो कविता मोहब्बत का कलकल करता झरना है, इंसानियत का आसमान भी तो है। तो चलिए थोड़ी देर कुछ प्यार की बातें करते हैं। अपने मेरे हिस्से में ही आना था, हालांकि इस समय वाई और एम दोनों इसी तरह के टारगेट पर, मतलब वो क्या स्थिति है कि ऊंट पर चढ़कर जाओ तब भी कुत्ता काट देता। अब इसमें मैं सबसे पहले आया, बहुत सारे श्रोताओं से भी पहले, तब भी समय की टिक टिक मेरे ही हिस्से आते हैं। बहरहाल 4 पंक्तियां स्वभाव की देता हूं कि हर कसक पर आह भर रोना नहीं आया मुझे, हर कसक पर आह भर रोना नहीं आया मुझे, मौन सा अस्तित्व भी खोना नहीं आया मुझे। हर कसक पर आह भर रोना नहीं आया मुझे, मौन सा अस्तित्व भी खोना नहीं आया मुझे। दर्द कविता और मैं कवि हो गया ऐ जिंदगी, दर्द कविता और मैं कवि हो गया ऐ जिंदगी, और कुछ इसके सिवा होना नहीं आया, और कुछ इसके सिवा होना नहीं आया मुझे। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। मनुज होकर अगर मुस्कान का गहना नहीं पहना, मनुज होकर अगर मुस्कान का गहना नहीं पहना, वृथा जीवन है ज्यों गंगा के जल संग रेत का बहना। तो क्या जीवन है ज्यों गंगा के जल संग रेत का बहना। मलो दुखियों के मुख पर भी कभी मुस्कान का चंदन, मलो अपनों के मुख पर भी कभी मुस्कान का चंदन। तुम्हारी 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 उंगलियां भी यदि महक जाए न तो कहना, तुम्हारी उंगलियां भी यदि महक जाए न तो कहना। हटा कर छतरियां बारिश फिर तन मन भिगो ले हम, हटा कर छतरियां बारिश में फिर तन मन भिगो ले हम। तुम्हारी उंगलियां पहुंचे पलक तब आंख खोले हम, तुम्हारी उंगलियां पहुंचे पलक तब आंख खोले हम। सुमन रिश्तों के झर जाए न खिलने से कहीं
पहले सुमन रिश्तों के झर जाए, न खिलने से कहीं पहले चलो रिश्तों में थोड़ी सी महक चाहत की घोले हम, चलो रिश्तों में कुछ वैसी महक चाहत की घोले हम, चलो रिश्तों सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है। हर कोई सुख की तलाश में ही तो जीवन जी रहा है, लेकिन सच बात यह है कि चाहे जितना समृद्धशाली व्यक्ति हो, वैभवशाली व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन उससे कभी पूछो आप तो कहेगा क्या बताएं, जिंदगी तो नरक हुई है, इतना क्लेश, इतना परेशान। हर किसी व्यक्ति के पास दुख का अपना अलग तजुर्बा है। ये सुख और दुख के बीच में जीवन चलता है। पंक्तियां सौंपता हूं। मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत सुधी श्रोता हैं और वो चाहते थे कि दिन भर की थकान को मिटाने के लिए कम से कम एक कवि सम्मेलन तो हो, चाहे छोटा ही से। तो मैं आपकी उस भावना की कदर करता हूँ कि कविता के स्वरूप में सुनने वाले कुछ लोग तो आपकी वजह से यहाँ आ सके, मैं बधाई देता हूँ। मैं पंक्तियां सौंपता हूँ। सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है, सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है, सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है, मगर गम का तजुर्बा तो सभी के पास होता है, मगर दुख का तजुर्बा तो सभी के पास होता है। इन्हीं दोनों तटों के बीच हंसकर जंग जीवन की, इन्हीं दोनों तटों के बीच हंसकर जंग जीवन की, वही बस जीतता खुद पर जिसे विश्वास होता है, वही बस जीतता खुद पर जिसे विश्वास होता है, वही बस जीतता खुद पर जिसे विश्वास होता है। चलो चलो सद्भाव से मिलकर रहें क्या और करना है, चलो सद्भाव से मिलकर रहें क्या और करना है, वही रस खान रघुपति सा हमें फिर दौर करना है। ये वो भारतवर्ष है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ की माटी में कोई सैयद इब्राहिम जब आता है तो कृष्ण की दीवानगी में इस कदर डूबता है कि रस की खान बन जाता है। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ कोई रघुपत साहेब सक्सेना जब उर्दू अदब की महफिल में प्रवेश करता है, निकलता है तो फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर होता है। हम कवियों की जिम्मेदारी तालियों के लिए लिखें, लिफाफों के लिए लिखें, लेकिन मूल तेवर से दूर का एक मैसेज जो जाए अंत में, वो मानवता का जाए, इंसानियत का जाए। चलो सद्भाव से मिलकर रहें क्या और करना है, वही रस खान रघुपति सा हमें फिर दौर करना है। नहीं होता कोई मजहब वतन की आन से बढ़कर, हिंदुस्तान अगर विश्व गुरु था तो क्यों? नहीं होता कोई मजहब, नहीं होता कोई मजहब वतन की आन से बढ़कर, हमें इस देश को फिर से जगत सिरमौर करना है, हमें हिंदुस्तान को फिर जगत सिरमौर करना है, हमें हिंदुस्तान को फिर जगत सिरमौर करना है। और एक 3-3.5 मिनट का एक गीत पढ़ के अपनी जगह दूंगा, मुझे समय की सीमाएं मालूम। गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया, गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया, मजलूमों के आंसू पहुंचे भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है। मैं जब इटावा में
कुछ भैया के सानिध्य में बैठता हूँ तो बहुत हौसला मिलता है। कभी कभी ये जो वर्तमान हालात है ना, वो असहज बना देते हैं। मूल प्रवृत्ति वो है नहीं, हालात कुछ और है। कैसे? मुझे लगता है कि पता नहीं हम आगे जी भी पाएंगे कि नहीं। तो मुझे ढाल के रूप में कुछ भैया दिखते हैं, किस तरह से अपने आप को समायोजित करते हैं और अपनी बात को रखने का सलीका उनके पास है, ये उनसे सीखना है। मैं ये गीत खास तौर से इसीलिए सुनाना चाहता हूँ कि उनको ये विश्वास हो सके, आश्वस्ति हो सके, जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए, उनके सानिध्य में बैठकर जो कुछ भी सीखा है किताबा की कविता के केवल, मैं उसको निभा पा रहा हूँ या नहीं, ये पहली बार वो सुन रहे हैं, सुना। गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया, मजलूमों के आंसू पहुंचे, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है, एहसासों का शब्द रूप अवतार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। गाने और कैसा प्रेम गीत, प्रेम गीत जो, प्रेम गीत जो, प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे, प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे, हिंसा के मरुथल में भी जीवन का अभिनंदन लिख दे, प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे, हिंसा के मरुथल में भी जीवन का अभिनंदन लिख दे, संस्कार के फूल खिला दे जो संस्कृति की क्यारी में, संस्कार के फूल खिला दे जो संस्कृति की क्यारी में, जियो और जीने दो की परिपाटी का वंदन लिख दे, कटुता कट्टरता के तन पर द्वेष घृणा से जलते मन पर, कटुता कट्टरता के तन पर द्वेष घृणा से जलते मन पर, प्रेम सुधा बरसाने वाला सद्भावों का बादल बनकर, सद्भावों का बादल बनकर, बूंद बूंद मिट जाने का सुख यार अधूरा है, बूंद बूंद मिट जाने का सुख यार अधूरा है, जो बंजर मन को कर दे गुलजार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, हाँ प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, हाँ गाने को तो कितना गाया। और एक संदेश देना चाहता हूं जो मैंने प्रकृति से महसूस किया, एक दृश्य देखा, आप सबके सामने भी आया होगा, मैं वहीं से इस बंद को शुरू। मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, मंदिर की हाँ मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक, अरे मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक, मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक, हाँ चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक, दहशतगर्दी धर्म नहीं है। रोहित ने अपनी कविता सुनाते समय ये कहा था कि जिन लोगों के हाथ में AK-56 AK-47 थी, जिन लोगों ने वो विभत्स घटनाएं अंजाम दी, वो मुसलमान तो नहीं, हिंदुस्तानी भी, यही सच है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इस तरह की हिंसक घटनाओं की इजाजत नहीं की उनके। ये कुछ कह रहे हैं जी, लेकिन किसी भी मस्जिद से उनकी भर्त्सना भी नहीं हुई, किसी भी मस्जिद से उनके लिए इनकार भी नहीं। हम अपने से करें जी, आप अपने शरीर के स्वामी हैं, दूसरे के थोड़ी। हमें वो काम करना है तो हमारी मानसिकता हमें इजाजत देती है, हमारे संस्कार भी इजाजत देती है। बुरा करने वालों की कमी तब भी नहीं थी जब इस सृष्टि का सृजन हुआ,
और अब भी नहीं, लेकिन अच्छे तब भी थे और अच्छे अब भी। मैं केवल अच्छाई का संदेश देने की कोशिश करता हूँ। मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक। मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक। दहशतगर्दी धर्म नहीं है, वहशत आदम कर्म नहीं है। दहशतगर्दी धर्म नहीं है, वहशत आदम कर्म नहीं है। नन्हे मासूमों पर गोली, क्या आंखों में शर्म नहीं है, क्यों आंखों में शर्म नहीं है। ये पैगाम में पैगंबर सरकार अधूरा है। वो कहते हैं कि हमारे पैगंबर ने हमें सिखाया, गलत कहते हैं। ये पैगाम में पैगंबर सरकार अधूरा है। धर्म न खोले मानवता के द्वार अधूरा है। प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। हाँ, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। और गीत का आखिरी बंद करता हूं। प्यास धरा की देख विकल हो, कल कल करने लगता है। प्यार को परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि प्रेम प्यार प्राप्ति नहीं, वासना नहीं। प्रेम शांति को उद्दीप्त कर देता है। ये हिंदी विषय पर हिंदी के लोगों ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की है। यहाँ सभी विद्वान प्रोफेसर बैठे, प्रवक्ता बैठे, आचार्य बैठे। तब मैं इस बंद को पढ़ता हूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कभी कहा था कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत रखने का साधन कला है। ऐसे में जब बहुत उथल पुथल मची हो तो सुकून कहाँ मिलता है? प्रकृति में। प्रेम की सही परिभाषा हमें प्रकृति से मिलती है। तब पंक्तियां सुनता हूँ। प्यास धरा की देख विकल हो, कल कल करने लगता है। अविचल पत्थर दिल पर्वत से निर्झर झरने लगता है। प्यास धरा की देख विकल हो, कल कल करने लगता है। अविचल पत्थर दिल पर्वत से निर्झर झरने लगता है। चंचल तितली के पर में जब चुभता है कांटा कोई, चंचल तितली के पर में जब चुभता है कांटा कोई, दूर पुष्प की पाखों से भी रंग उतरने लगता है। प्रेम प्रकृति का अवलोकन है। प्रेम प्रकृति का, प्रेम प्रकृति का, प्रेम प्रकृति का अवलोकन है। प्रेम शांत रस उद्दीपन है। प्रेम चेतना है, चिंतन है, जीवन का शाश्वत दर्शन है। जीवन का शाश्वत दर्शन है। कली न चटके तो अल का गुंजार अधूरा है। कली न चटके तो अल का गुंजार अधूरा है। कमल छुए बिन किरणों का संचार अधूरा है। प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। अरे सच तो ये है प्रेम बिना संसार अधूरा है। हाँ, सच तो ये है प्रेम बिना संसार अधूरा है। ये कार्यक्रम अंजाम तक पहुंचे, विराम तक पहुंचे। आज का ये कार्यक्रम, उससे पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी, जिनको मैंने कवि के रूप में तब देखा था जब हमने कविता लिखनी शुरू भी नहीं की, तो वो केवल संचालक तक सीमित न रह जाए। मैं चाहता हूं चाहे छोटा ही पढ़े, चाहे कुछ पंक्तियां ही पढ़े, लेकिन अपनी कविता की पंक्तियां पढ़े ताकि मजे की पंक्ति उनकी कविता से वंचित न हो। मैं बहुत आदर के साथ चाहता ही हूँ एक कविता जरूर डॉक्टर कुश चतुर्वेदी। बढ़िया गीत की, प्यार की, मोहब्बत की बातों के बाद नीरस कविताओं की कवि को ख्याल करना ठीक नहीं है। रसगुल्ले की बात कोई दालमोट कभी अच्छी नहीं लगती। कभी नीरज जी ने लिखा था कि कोशिश भी की किंतु हो सका मुझसे यह न कभी जीवन में, इसका साथी बनूं जेब में, उससे प्यार करूं सावन में। जिसको भी चाहा उसकी मन में याद सजोई ऐसे, कोई शांत सुहागन विवाह वाले जो तुलसी पूजन में। मेरे स्वप्न मर गए अविवाहित इस कारण, मेरे पास सिर्फ कंगन कुमकुम था, कंगन पानी दाल नहीं था।
तो कविता में आज जो कविता जो चल रही है, जहाँ कविता पहुंची है, खासतौर से मंच की कविता जहाँ पहुंची है, वह हम कह सकते हैं कि भाई ओज के बड़े हिमालय लोग जो कहे जाते थे, इस देश में ओज की कविता इसलिए सराही जाती थी कि व्यवस्था पर कसकर पढ़ा करती थी। लेकिन पिछले आधे दर्जन वर्षों के से एक पेड़ बदल गया कि ओज के जितने हिमालय थे वे आज भी पढ़ाई वही कर रहे थे जहां सन 56 में कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। व्यवस्था के साथ संघर्ष का जो ओज की मूल प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे जाने कहाँ चली गई। हम कविता के लोग राजनीतिक पहरेदार बनने लगे, अलमरदार बनने लगे। मुझे नहीं लगता कि शब्दों को कभी भी किसी राजनीति के किसी व्यक्ति के ऊपर बर्बाद करना चाहिए। इसके लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत जगह हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सर्वेश्वर सक्सेना ने लिखा है कि हम शब्दों को बरते नहीं, उन्हें भोगें। हर शब्दकार को ऐसा करना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो शब्दों पर मरना चाहिए। ये हम जब छोटी छोटी नारों के साथ नेताओं पर कविता लिखने लगते हैं तो समझ लीजिए दिनकर सूरवलकर की कविता कि जब फरमाइश पर लिखने लगता है कभी सरस्वती पछताती है से धुलती है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं बड़ा अब राजनीतिक लोगों को बड़ा मान हो गया। एक नेताजी मंच पर थे, सहयोग से उस मंच पर हमें भी रहना पड़ा। दो चार कभी आए, किसी ने उन्हें कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने गरीबों का मसीहा, किसी ने माई बाप, किसी ने कहा परिवर्तनकारी, किसी ने युग बदल दिया, दुनिया बदल दी। एक हास्यवेन का कभी आया अवनीश जैसा, बोला साहब नेताजी हमारे पास इतने अच्छे शब्द नहीं है जो हम आपकी प्रशंसा कर सकें, लेकिन अब मैं चापलूसी का एटम बम चलाता हूँ। और उसने कहा आपसे हम क्या कहें, आपसे हम क्या कहें, आप तो बस आप हैं, आप मेरे बाप के भी बाप के भी बाप। ये चल रहा है इस देश में। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हम लोग टीवी चैनल हो गए। जैसे इस देश में मीडिया और टीवी चैनलों की स्थिति हो गई, वही अगर कविता की हो गई तो कविता कहीं की नहीं रहेगी। उनकी नौकरी तो आती जाती रहेगी, लेकिन हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे देश में जो चैनलों की स्थिति हुई, शाम के 5 बजे और मुर्गा लगाने के लिए बैठ गए। 3000 रुपए एक मुर्गा को चाहिए, तुम पक्ष में तुम विपक्ष में, तो हमारी डांट खाओगे। बड़े बड़े नेता अपनी मट्टी छांट रहे हैं, मास्टर जी तो डांट ना पाए, एंकर जी अब डांट रहे हैं, तो रोज सुबह शाम डांट खा रहे हैं। तो ये सुबह शाम जो है ये वाद विवाद, देखिए ये वाद और प्रतिवाद का युग होना चाहिए था, वाद और संवाद का युग होना चाहिए था। संवाद तो खत्म हो गया, अब केवल एक ही एक सुबह शाम बैठ गए, एक बैठा काला, एक सफेद, एक नीला, एक पीला, चारों सेट हैं। और शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस देश में विकृत मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। ये शाम की होने वाली कोई टाट ठोक रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई यानी क्या कर रहा है, पूरा कहीं कोई सार संक्षेप नहीं। 2 आदमियों को बैठाला, दोनों को मुर्गे लगाने का एक हमारे देश में युद्ध रहा, पूरी तरीके से खेल रहा है, तो मुर्गे तो इतने बचे नहीं। दक्षिण में एक खेल होता था भैंसा लगाने का, क्या कहते हैं उसे, बंद हो गया था, लहू लहान हो जाते थे, तो वो जो है अब वो भी नहीं रहे, तो आदमी लगाए जाते हैं सुबह शाम। तो ये सेफ गेम है पैकेट, और वो भी ज्यादा असली लग रहा है, 3000 चाहिए उसे, 3000, किसी के 4000, 5000 अधिकतम सीमा है उस बहस में बैठने की। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी अच्छी कविता लिखना आती हो, जो अब इसलिए हम इनसे कहते हैं हमेशा कविता संचालन का काम हमें सौंप दिया गया। जैसे जैसे चला रहे हैं, जब तक चलेगा कोई 2-4 अच्छे आ जाएंगे तो इससे विदा हो जाएगी। मैं एक छोटी सी कविता, ये अभी 8 मार्च को महिला दिवस निकल के गया है और महिला महाविद्यालय में खड़े हैं, तो हमें लगता है कि ये कविता महिला दिवस है 8 मार्च को कभी हमने लिखी थी। और महिलाओं पर इस देश में नारी शक्ति जो है, इससे ज्यादा हमें कोई महिला दिवस मनाने की, ये कविता नहीं है, बात कही है। देखें कि बचपन में हर कोई कहकर देखकर कहता कि अपनी माँ पर गया। बचपन में गौरव जी चले गए, बचपन में हर कोई कहता कि अपनी माँ पर गया है। थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज गया, तो यह तो छोरी के पीछे पगला गया। थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज गया,
तो एक उपालम कि ये तो उस छोरी के पीछे पगला गया है। फिर ब्याह हुआ तो फिर कानाफूसी छोरा बदल गया है। ब्याह हुआ तो फिर कानाफूसी छोरा बदल गया है। फिर आए बिटिया बेटा, लोगों ने फिर लपेटा, सारे लाल को अपनी लालों पर लुटाए हैं, बेटा के घोड़ा से लाए हैं। बचपन में अपनी माँ का थोड़ी देर को बाहर जाना भी हमें अखर था। बचपन में अपनी माँ का थोड़ी देर के लिए बाहर जाना भी हमें अखर था। यही स्थिति बुढ़ापे में पत्नी पर भी लगभग यही भाव होता है। बुढ़ापे में यही पत्नी पर भी लगभग यही भाव होता। वही सलाहकार, वही मित्र, बचपन से बुढ़ापे तक नारी शक्ति के साहिल में ही सजा है हमारा चित्र। इस मातृ शक्ति के इर्द गिर्द हम खुशियों को सजाते हैं। वे कोई और होंगे जो एक दिन महिला को देते हैं मान। हम तो हर क्षण, हर श्वास, हर पल महिला दिवस मनाते हैं। एक छोटी सी कविता, क्योंकि ये पढ़ के कविता जो पढ़ी जाती है कहीं ना कहीं अपनी बात कहने में ठीक नहीं लगता। एक छोटी सी कविता डॉक्टर श्यामपाल सिंह जी बैठे हैं, इन्हें समर्पित करता हूँ। देखें तो आज के परिवेश में जरूर ये कविता पुरानी है लेकिन हमें हमेशा नहीं लगती है कि कल डॉक्टर राय साहब व्यवस्थापक के साथ ये दोष होता है कि वास्तव में कार्यक्रम का आनंद नहीं ले पाता। ये होता है हम यहाँ कविता पढ़ने में लगा खाना तैयार है कि नहीं, गर्म हो गया कि नहीं, बहुत सी बातें चिंताएं इनके मन में घुमड़ रही हैं। ये काम हमने बहुत किया है और कक्षा 11 से लेकर और नौकरी करने के 20 साल बाद तक ये करते रहे हैं। आज तक बहुत कुछ करते हैं, तो फर्श बिछाने का अपना अनुभव बड़ा पुराना है, इसलिए हमें इस मानसिकता से परिचित है। लेकिन एक कविता बहुत छोटी साहब केवल आपके लिए कि कल जो बुधिया का चूल्हा जल गया, वह खुशी से झूम उठी, उसका बच्चा एक दिन और पल गया। कल जो बुधिया का चूल्हा जल गया, वह खुशी से झूम उठी, उसका बच्चा एक दिन और पल गया। उसके घर में बड़े भाग्य से चूल्हा कभी कभी जलता है, उसका बच्चा नहीं दूध से केवल पानी से पलता है। बुधिया बेचारी बुधिया है, जब पढ़ती है अखबारों में हर देश में आग लगी है, सोचा करती है वह मन में मेरी किस्मत वही अभी भी नहीं जगी है। जब इतना बड़ा देश हमारा जल रहा है, तब भी मेरा मरना ठंडे चूल्हे के साये में सिसक कर पल रहा है। इन भीषण उठती लपटों से चिंगारी भी मेरे चूल्हे में आ जाए। सच कहती हूँ मेरा चखरा नल भी शीत लहर पा जाए। बुधिया चिल्ला कर कहती है, बुधिया चिल्ला कर कहती है, आग मुझी दृष्टा है, नहीं देश को मुझको जला रही है। मेरे चखरा नल से अपना पैर आज वो निभा रही है। बुधिया फिर कहती है, मंद बुद्धि ध्वंसक मेरी भी सुन जाओ, देश जलाने से पहले तुम बुधिया का चूल्हा जलवाओ, देश जलाने से पहले बुधिया का चूल्हा जलवाओ। और अब मैं मंच आदरणीय रमाकांत राय जी को सौंपता हूँ कि वे कवियों के स्वागत सम्मान की औपचारिकता पूरी करें। आदरणीय आभार जताएं। आदरणीय रमाकांत राय। ही हम सब लोगों के बीच में यह बात बहुत मजबूती से रखी थी कि हम शाम को अवश्य कवि संध्या कवियों के साथ गुजारेंगे। इच्छा तो उनकी भी थी, उन्होंने भी उमर खयाम की रुबाइयाँ और मधुशाला के बहुत सारे पद याद कर दिए थे, लेकिन समय यह कह रहा है कि हमें उधर भी देखना चाहिए, वरना जो चूल्हा है वो थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो और मैंने सबसे अनुरोध भी किया कि आज की कवि गोष्ठी के सबसे प्रमुख कवियों से डॉक्टर राजीव राज को अंगवस्त्र हम सब लोगों के बीच में आमंत्रित कवि श्री रोहित चौधरी जी का सम्मान अंगवस्त्रम और सम्मानित करते हुए
चिन्ह देते हुए हमारे बीच में कवियों श्री हरीश त्रिपाठी जी के लिए मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ जी का सम्मान करने के लिए उन्हें हमारा मान बढ़ाया, हमारे महाविद्यालय के साथियों का उत्साह बढ़ाया। मैं आप सब लोगों महोदय की अनुमति से इस कवि गोष्ठी को समापन करने की घोषणा करता हूं और आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग डिनर के लिए